नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राष्ट्रपति चुनावों के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अगले 11 दिनों में यह पता चल जाएगा कि इस बार किसके नाम के आगे महामहिम लिखा होगा, यशवंत सिन्हा के आगे या द्रौपदी मुर्मू के आगे। वैसे इस समय संख्या बल के आधार पर द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा जो है वो भारी है, लेकिन यशवंत सिन्हा को भी अटल विश्वास है कि अदृश्य ताकतें उनके साथ हैं। अपने इसी भरोसे के साथ यशवंत सिन्हा देश के अलग अलग राज्यों में घूमकर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू भी राज्यों का दौरा कर रही हैं और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि मुर्मू के साथ तो सत्तारूढ़ बीजेपी की ताकत भी है। लेकिन आश्चर्य है कि बीजेपी को शायद अपनी ही ताकत पर अब यकीन नहीं रह गया है, इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव में भी उसके ऊपर खरीद फरोख्त के इल्जाम लग रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और निकायों के चुनाव में तो बीजेपी के ऊपर खरीद फरोख्त के आरोप कई बार लग चुके हैं, या कह सकते हैं कि इन चुनावों में बीजेपी के ऊपर खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति के चुनाव पर भी, इसमें भी बीजेपी पर उंगली उठ रही है तो ये बड़ा आरोप है। जी हां, दरअसल आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में भी वोट खरीदने में जुटी हुई है। आज यहीं पर मध्य प्रदेश में ही यशवंत सिन्हा मध्य प्रदेश के विधायकों से, खासकर कांग्रेस के विधायकों से, विपक्षी दल के विधायकों से समर्थन मांगने पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने अपनी बातें रखी। ये सब बातें क्या कुछ उन्होंने कही हैं, ये जरा मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। आइए जरा देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत दुखी हूं कि विधायकों की बैठक में एक विधायक महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनको फोन आ रहे हैं, उनको मॉनेटरी ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी, वह भारतीय जनता पार्टी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी वाली, जो एक वोट से लोकसभा में चुनाव हार गई थी। उस भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं एक मेंबर था, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आज की भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि जैसे वो एम्ब्लेम में खुले मुंह का शेर उन्होंने बनाया है, उसी तरह खुले मुंह से सरकार सबको चबा जाना चाहती है। सरकार हमसे क्यों डर गई? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी इस बात की कि अगर मैं इस चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा तो सरकार का हाल बेहाल हो जाएगा। लेकिन हो गया, आज सरकार डर गई है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है और इसलिए उन्होंने ये अब नया तरकीब शुरू किया कि वो विधायकों को फोन कर करके उनका खरीद फरोख्त करेगी, जैसा उन्होंने अभी तक किया सरकारों को गिराने के लिए। यहाँ किया, कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में अभी हमने देखा, गोवा में उनका जो उनकी चाल थी वो फेल हो गई। वहाँ पर सत्ता में होने के बावजूद वो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना चाहते थे। इस तोड़ फोड़ का नतीजा क्या मतलब है? राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार का तोड़ फोड़ वही करेगा ना जो अनश्योर है, जिसको विश्वास नहीं कि हम जीत रहे हैं। तो पैसे देके विधायकों को खरीदना, इससे बड़ा प्रजातंत्र में कोई अपराध हो सकता है क्या? और आज यहाँ भोपाल में प्रत्यक्ष उसका दर्शन हुआ। लेकिन शायद अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स इस बात को उठाना चाहेंगे पार्लियामेंट में और कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार है, करप्शन है,
तो उनको ये कह के रोक दिया जाएगा कि अनपार्लियामेंट्री शब्द है, इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो आप सुन रहे थे अभी यशवंत सिन्हा को, जो कुछ कह रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि मुझे आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक दल की बैठक में एक विधायक ने कहा है कि मुझे ऑफर आ रहे हैं, इतने पैसे ले लो। बीजेपी आज अटल जी की यानी अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी आज डर गई है, इसलिए वो फोन करके विधायकों की खरीद फरोख्त करेगी। कमलनाथ ने जो आरोप लगाए हैं दोस्तों, वो काफी गंभीर हैं, क्योंकि कमलनाथ इनसे पहले मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने भी ये आरोप लगाया और बाद में यशवंत सिन्हा भी एंडोर्स कर रहे थे। और बीजेपी को इन पर अपना पक्ष तुरंत रखना चाहिए, क्योंकि अगर इन आरोपों में जरा सी भी सच्चाई है तो ये देश के लोकतंत्र का सबसे दुखद पहलू होगा कि अब राष्ट्रपति जैसे सम्मानित पद के लिए भी खरीद फरोख्त होने लगेगी। बीजेपी को चुनाव जीतने का जुनून है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इससे लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंच रहा है ये भी तो देखना होगा। यशवंत सिन्हा इस बार राष्ट्रपति चुनाव को अब तक चली आ रही परंपराओं से हटकर लड़ रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना उनकी प्राथमिकता है, न कि सरकार की हर बात पर चुप रह जाना। आज भी उन्होंने नए अशोक स्तंभ और उस पर बने शेरों को लेकर के भी, और साथ साथ असंसदीय शब्दों की नई सूची तक पर, सब पर सरकार को घेरा। अभी लास्ट सेंटेंस जो आप सुन रहे थे वही था कि भ्रष्टाचार की अगर हम बात करेंगे तो संसद में कहा जाएगा वो असंसदीय है। खैर, वैसे ये आश्चर्य की बात है कि एक तरफ देश में सबसे बड़े पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और दूसरी ओर संसद में विपक्ष के सामने नई उलझन खड़ी कर दी गई है, कहें तो, क्योंकि विपक्ष तो इस मानसून सत्र में सरकार की घेराबंदी के लिए तैयार हो रहा है। आज ही हम सबने देखा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बैठक की और तय किया कि किन मुद्दों को सदन में प्राथमिकता के साथ उठाना है। लेकिन विपक्ष को अब शब्दों के चयन का इंतजाम भी करना होगा, नए नए शब्द अपनी शब्दावली में लाना होगा, क्योंकि अब बहुत से शब्द असंसदीय शब्दों की सूची में डाल दिए गए हैं। आइए जरा गौर कीजिए, जिन शब्दों को असंसदीय लिस्ट में डाला गया है उनमें है जुमलाजीवी, तानाशाह, चमचा, शर्मिंदा, विश्वासघात, पाखंड, अक्षम, दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, बहरी सरकार, अराजकतावादी सरकार या अराजकतावादी ही कह ले बस, शकुनी, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून की खेती, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू दलाल, पिट्ठू और दलाल अलग अलग, घड़ियाली आंसू, चिलम लेना, छोकरा, कोयला चोर, गोरू चोर, चरस पीते हैं, सांड, लॉलीपॉप, ये सारे शब्द ऐसे शब्द हैं जिसे असंसदीय शब्दों की सूची में डाला गया है। और इन शब्दों के अलावा कुछ इंग्लिश के यानी अंग्रेजी के शब्द भी हैं, जैसे अब्यूज्ड, ब्रिट्रेड, फिर करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी और इनकॉम्पिटेंट, फिर साथ साथ कोविड स्प्रेडर और स्नूप गेट। देखिए स्नूप गेट आप याद कीजिए, ये सारे शब्द शामिल हैं। इस पर आज विपक्ष के कई सांसदों ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। तो एक तरफ विपक्ष को खामोश कराने की कोशिश, दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव में खरीद फरोख्त का इल्जाम, और इनके बीच में झूलता हमारा लोकतंत्र। इसलिए सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर क्या होगा ऐसे झूलते, लटकते, अटकते, भटकते लोकतंत्र का भविष्य। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सत्ता की चाह में लोकतंत्र को ही हर बार दांव पर लगाया जाएगा। आइए चर्चा की शुरुआत करें इन्हीं सवालों के साथ। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें। बहुत सारी बातें इस पिटारा में हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। आइए सबसे पहले चलें, कौन कौन साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा के लिए आपसे परिचय करवाता हूं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं। साथ में हमारे साथी कुमार भावेश चंद्र जी जुड़े हुए हैं, सीधे लखनऊ से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत करता हूं। राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं आप सबके साथ में, आपका स्वागत है। और धनंजय कुमार जी सीधे पटना से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, धनंजय जी आपका स्वागत। और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी आपका भी स्वागत करता हूं। स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका। बहुत सारी बातें दिन भर के घटनाक्रम में अगर आप देखें तो बहुत ऐसी खबरें आती हैं जिन पर चर्चा जरूरी है, लेकिन उन सबसे इतर चर्चा जो है वो राष्ट्रपति चुनाव की, क्योंकि अब से मात्र आज 14 तारीख और 3 दिन बाद अगर आज की तारीख को हटा दें तो चौथे दिन चुनाव है और 11वें दिन आपके सामने एक महामहिम नया, कौन होगा, द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा।
उससे पर्दा हट जाएगा। लेकिन यशवंत सिन्हा जिस प्रकार ये जानते हुए कि कमजोर पड़ गए हैं, वो कमजोर कड़ी के रूप में विपक्ष दिखाई दे रहा है, या विपक्ष की एक कमजोर कड़ी यहां दिखाई दे रही है, और उसके बाद भी जिस दमखम के साथ वो मैदान में है, ये भी काबिले तारीफ है, इसकी चर्चा जरूरी है। लेकिन साथ साथ क्या इस चुनाव को भी, एक सर्वोच्च पद के चुनाव को भी खरीद फरोख्त के रूप में जाना जाएगा अगर, तो इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। अभी आप लोग सुन रहे थे, जो साथी पहले से जुड़े हैं, आप सबने देखा सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं यशवंत सिन्हा। आगे भी एक बार उसके शॉर्ट फॉर्म को, क्योंकि 3 मिनट की बाइट है, आगे कोशिश करूंगा उसको 1 मिनट या उससे कम मिनट में, कम सेकंड में आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं, सीधे चलना चाहूंगा कुमार भावेश चंद्र जी आपके पास। भावेश जी लखनऊ भी आए थे, दोनों कहें तो, इधर मुर्मू भी और उधर यशवंत सिन्हा भी, लेकिन आज जब पहुंचे हैं भोपाल मध्य प्रदेश, एक आरोप, बड़ा आरोप, और ऐसे आरोप लग रहे हैं। आज हालांकि झारखंड से ये खबर आई है, जो सत्ता पक्ष के लिए खुशखबरी है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा मुर्मू का समर्थन करेगी। लेकिन बहुत सारे इसमें पेंच भी हैं भावेश जी। कई सारे साथी इनके ही झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे दूसरे दलों के, विपक्षी दलों के नेता हों, अगर उन लोगों ने आज की तारीख में ये घोषणा कर दी है तो उसमें भी दरारें दिखाई दे रही हैं। दरारों की बात बाद में, लेकिन इस चुनाव को किस रूप में आप देखते हैं? सर्वोच्च पद का चुनाव, और उसमें भी दांव पेच इस कदर कि ईडी से लेकर के, ईडी की एक सरकार बन गई। ईडी से मतलब आप सब जानते हैं, एकनाथ शिंदे से लेकर के और देवेंद्र फडणवीस, और ये देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही कहा था कि ये ईडी की सरकार है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार। तो ईडी की सरकार बनवा दी गई। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल अगर वो करें तो वोट की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, इस हिसाब से भी महाराष्ट्र बहुत जरूरी था। लेकिन अब महाराष्ट्र में समर्थन मिलने के बाद शिवसेना को नहीं बुलाया जाता है। ये दुखद पहलू शिवसेना के लिए है। मुर्मू जी आएंगी लेकिन उनको नहीं बुलाया जाएगा, ये एक दुखद पहलू है। लेकिन दूसरी तरफ दुखद पहलू ये भी कि आप खरीद फरोख्त इसके बाद भी कर रहे हैं, तो आप क्या 100% वोट सिक्योर करना चाहते हैं द्रौपदी मुर्मू के लिए? क्या कहेंगे भावेश जी? भावेश जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज आपकी नहीं आ रही जी। जो खरीद फरोख्त की बात आप कर रहे हैं कि सरकार सत्ता पक्ष की ओर से खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें चर्चा इस बात की करनी चाहिए कि ये चुनाव जो है, राष्ट्रपति का चुनाव, इसको यशवंत सिन्हा ने देश का चुनाव बना दिया है। वो जिस तरह से जो देश के सामने जो मुद्दे हैं उसको लेकर जितनी प्रमुखता से वो घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। ठीक है कि इसमें आम आदमी वोटर नहीं है, इसमें राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य वोटर हैं, विधानसभा के, विधान परिषद के सांसद वोटर हैं। लेकिन जिस तरह से वो देश के सवाल को लोगों के सामने रख रहे हैं कि वो किस लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, ये प्रमुख हो गया है। और शायद सत्ता पक्ष में इसी बात की घबराहट है कि अगर जनता का दबाव उनके प्रतिनिधियों पर रहा तो निश्चित रूप से उनके सामने ये सवाल होगा कि वो जो करने जा रहे हैं, वो जिसको वोट करने जा रहे हैं। जैसे ये सवाल बहुत ही सोशल मीडिया से लेकर आम चर्चाओं में भी शामिल हो गया है कि एक टोकनिज्म जो चल रहा है कि आप दलित को राष्ट्रपति बना दीजिए तो दलितों का उद्धार हो गया, आप आदिवासी को अगर राष्ट्रपति बना देने जा रहे हैं तो जैसा लग रहा है कि आदिवासियों का अब आज के बाद उनको किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो ये जो टोकनिज्म है, इससे भी एक लड़ाई चल रही है। और दूसरी बात की यशवंत सिन्हा ने जिस तरह से मुद्दों को प्रमुख कर दिया है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे तो वो क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति बनेंगे तो वो खामोश नहीं रहेंगे, वो राष्ट्रपति बनेंगे तो देश के प्रमुख सवालों पर वो उसको चर्चा में लाएंगे। और सरकार के लिए वो कहते हैं ना कि राष्ट्रपति गोल्डन जीरो है, वो गोल्डन जीरो नहीं बनने जा रहे हैं। ये जो मैसेज दे रहे हैं आम लोगों के बीच में और अपने मतदाताओं को भी, जो सांसदों को, विधायकों को, जिन दलों का वो समर्थन चाह रहे हैं, उनके सामने एक इशू रख रहे हैं। दूसरी तरफ जो द्रौपदी मुर्मू है, उनके सामने क्या सवाल है, उनका प्रचार कैसे चल रहा है, हम और आप देख रहे हैं कि वो जहां जहां जा रही हैं वहां पार्टियां हो रही हैं, पार्टी में
लोग बुलाए जा रहे हैं, विधायक बुलाए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष के बाहर के लोग भी बुलाए जा रहे हैं और उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष के कुछ नाराज साथी जो अखिलेश यादव की जो राजनीतिक दांव पेच है उससे नाराज होकर उनकी पार्टी में गए थे। लेकिन वहां बातें क्या हो रही है, वहां सिर्फ वोट की बातें हो रही है, वहां मुद्दों की बात नहीं हो रही है। मुद्दों की बात सिर्फ और सिर्फ यशवंत सिन्हा कर रहे हैं और इसीलिए ये चुनाव दिलचस्प हो गया है और इसीलिए ये चुनाव सत्ता पक्ष के लिए कठिन हो गया है। और सत्ता पक्ष शायद ये दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक इमेज है कि वो हराने वाली ऐसी पार्टी नहीं है जिसको हराया जा सकता, अजेय है। और अपनी अजेय छवि को बरकरार रखने के लिए वो तमाम तरह के दांव पेच आजमाने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश में वो जितना पतन हो सकता है उसका, जितना नीचे गिर सकती है गिरने की कोशिश करेगी। तो ये जो चुनाव है वो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल चुनाव हो गया है। लेकिन देश की जनता देख रही है, हम और आप देख रहे हैं ये चुनाव कितना दिलचस्प हो गया है, कितना मतलब राष्ट्रपति के चुनाव पहले भी होते रहे हैं, 2 उम्मीदवार भी हुए हैं और ये भी हुआ है कि सत्ता पक्ष का उम्मीदवार हार गया है, ऐसा भी हुआ है। ये भी कोई पहली बार नहीं होगा। अगर इस बार कोई चमत्कार हो जाए, इस बार भी अंतरात्मा की आवाज पर अगर सांसद विधायक अगर यशवंत सिन्हा की ओर झुक जाए, हालांकि ऐसी संभावना कम ही दिखाई देती है क्योंकि जिस तरह से बाजियां पलटी जा रही हैं, जिस तरह से चुनाव चल रहा है। और एक सवाल और है सत्ता पक्ष के सामने, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं 24 से पहले, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास एक और दांव है। वो ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त कांग्रेस के या उनकी पार्टी में जो विधायक और जो लोग नहीं हैं उनको कैसे पटाया जा सकता है, क्या उनकी पार्टी में क्या स्थिति है, क्या उनको उनकी पार्टी टिकट देने जा रही है। तो वो भी एक उनका होमवर्क चल रहा है कि जहां भी ऐसे विधायक को लगेगा कि उनकी पार्टी उनको अगले चुनाव में टिकट नहीं देने जा रही है तो वो उनको अपने दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी जानकारी भी आ रही है खासतौर पर जिन राज्यों में चुनाव होने हैं। आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, गुजरात में चुनाव होने हैं और वहां पे जो विपक्षी दल के विधायक हैं उनको यह प्रलोभन आसानी से दिया जा सकता है, दिया जा रहा है। ऐसी जानकारी आ रही है कि भाई आपकी पार्टी तो आपको अब वोट नहीं टिकट नहीं देने जा रही है तो आप इधर आ जाइए, अभी से ही पाला बदल दीजिए। तो ये इस तरह का चुनाव है, कठिन चुनाव है, लेकिन मुझे लगता है ये इंटरेस्टिंग चुनाव है और ये चुनाव समाज में एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा है ये सोशल मीडिया पर जितना एक्टिव हो रहे हैं यशवंत सिन्हा, जितनी बातें वो लगातार कर रहे हैं, जितने उनके इंटरव्यूज हुए हैं चैनलों पर, वो सारी बातें लोगों के बीच में है। वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति के अधिकारों की बात कर रहे हैं और वो टकराव की बात नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम मोदी से टकराएंगे। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास जितना अधिकार होगा उस अधिकार का वो इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त लोकतंत्र जीवित रहेगा इस पर एक सवाल है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत ही दिलचस्प चुनाव है और इसी लिहाज से मेरी इस चुनाव पर बारीक नजर है। बारीक नजर सबकी है और नजरें रहनी भी चाहिए। धनंजय कुमार जी, किस रूप में देखते हैं खरीद फरोख्त का आरोप, एक बड़ा आरोप, वो भी सर्वोच्च पद के चुनाव में, किस रूप में देखते हैं इसे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यशवंत सिन्हा ही नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सबसे पहले कह रहे हैं कि हाँ, हमारे विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए का ऑफर मिल रहा है। कैसे देखते हैं इसको? ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है राजीव जी, और हम देख रहे हैं कि आज से नहीं, ये कई सालों से खरीद फरोख्त चल रहा है। पहले छुपे छुपे चलता था, लेकिन अब जो है हर चीज़ खुलेआम हो गई है। वो भले हमारी जो है सीमाएं हैं, इसलिए हम वो सबूत ला के नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास वो सबूत होते हैं। और आप याद कीजिए कि वो जो है अडवाणी जी संसद भवन में अटैची भर के नोट ले गए थे और लहराए थे कि ये देखिए खरीदा जा रहा है। तो ये जो यशवंत सिन्हा जी का आपने जो वक्तव्य दिखाया, वो उन्होंने इस बात को अलग भी किया है कि वो हम उस बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं जिस बीजेपी की सरकार जो है एक वोट की कमी की वजह से गिर गई थी। और वाजपेयी जी ने कहा था कि ऐसे सरकार को हम चिमटे से भी नहीं छूना चाहते। तो हालांकि बीजेपी शुरू से ही संघ से प्रेरित है, संघ के साथ चलने वाली पार्टी रही,
लेकिन फिर भी उस समय एक नैतिकता थी और चाल चरित्र चेहरा जो बोलते थे कि एक पार्टी है जो अलग है, उसका कुछ अंश दिखाई पड़ता था, नैतिकता के स्तर पर भी दिखता था, बात करने के स्तर पर दिखता था। लेकिन जब से मोदी जी की बीजेपी हुई है, ये बीजेपी मोदी जी की बीजेपी है, तो जब से ये आई है तब से आप देखिए कि चुनाव से पहले 2014 के चुनाव से पहले जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मोदी जी और उनके साथ के लोगों ने किया, वो भाषा जो अभी तक चली आ रही है। और अभी देखिए, अभी कहा कि इतने सारे शब्द, आपने शुरुआत में कहा कि इतने सारे शब्द जो है बैन कर दिए गए हैं। हालांकि आप ही के इस पे देख रहा हूं कि ओम बिरला जी कह रहे हैं कि किसी शब्द को बैन नहीं किया गया, लेकिन हम कहते हैं अगर बैन भी कर दीजिए तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही शब्द हम रख दें तो उसे जाहिर हो जाएगा सब जो कहना चाहते हैं, बल्कि इनके लिए और मुश्किल हो जाएगी। तो अब राष्ट्रपति चुनाव में खरीद फरोख्त हो रहा है या हो रही है, जो इस्तेमाल कीजिए, तो खरीद फरोख्त तो बिल्कुल हो रही है। और जिस तरह से ईडी को तोड़ने के लिए ईडी को लगाया गया महाराष्ट्र में, जिस तरह से लगाया गया छत्तीसगढ़ में, वो खरीद फरोख्त ही एक तरीके का है। खाली मतलब ईडी को नहीं लगाया गया, ईडी के सहारे जो है वो ये भी किया गया कि भैया 35 करोड़ दे रहे हैं और इतना करोड़ दे रहे हैं और उसके बाद हमारे गुट में शामिल हो जाइए, और अलग अलग गुट बना दे रहे हैं, उनको तरह तरह से धमका रहे हैं। वो इसलिए किया जा रहा है कि कहीं कोई शक शुबहा न रहे। और जैसा कि भवेश जी ने कहा कि बीजेपी को लग रहा है या मोदी जी को लग रहा है कि अजय पार्टी बनाने जा रहे हैं जिसको हराया नहीं जा सकता। हालांकि दुनिया में कुछ भी अजय नहीं है, सूरज भी अस्त हो जाता है, अस्त इनको भी होना है, हम सबको अस्त होना है एक दिन, लेकिन अस्त होने से पहले आप क्या कर रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण में मैं देख रहा हूँ यशवंत सिन्हा की यात्रा को, अगर मैं देखता हूँ कि वो नौकरशाह थे, वो आईएएस ऑफिसर थे, उसके पहले पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे, उन्होंने मास्टर डिग्री ली, उन्होंने कुछ साल पढ़ाया भी, फिर वो सेक्रेटरी बने, क्या क्या बने वो, और फिर वो जो है साथ आए थे, बड़े तेज तर्रार नौकरशाह माने जाते थे यशवंत सिन्हा, और जेपी आंदोलन में वो आए, जनता पार्टी से जुड़े। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से भवेश जी ने जिक्र किया है कि जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने इस चुनाव को, ये फरोख्त भी मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू अब नहीं रह जाता है, क्योंकि नैतिकता की बात करना बीजेपी के सामने जो है वो बड़ा एकदम फिजूल बात है। मतलब क्यों कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रहा है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। कई ऐसे मौके आए, वो सबको खरीद रहे हैं। और जिस तरह से श्रीलंका के मिनिस्टर ने कहा कि बदले में ये अडानी जी को ये प्रोजेक्ट देने के लिए कहा गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बदनामी हो रही है। जुमला जीबी और फलाना फलाना तो हम देख ही चुके हैं, किस तरह से झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री, ये भी हम देख चुके हैं। तो कुछ बचा नहीं है, नैतिकता कहीं है नहीं, किसी बिंदु पर नैतिकता नहीं बचती है। और बल्कि मैं बोलूं कि आप पिछले 2-3 एपिसोड पहले भी आपने जब बात की थी कि गुजरात मॉडल, तभी मैंने कहा था कि हमें समझने में देर है, हमको पहले समझ जाना चाहिए था कि येन केन प्रकारेण तमाम तरीके की नैतिकताओं को, विवेक को, मर्यादाओं को, तो चाहे संविधान की मर्यादा हो, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा हो, इवन मनुष्य की मर्यादाओं को ध्वस्त करने पे लगे हुए हैं। लेकिन मैं इस पूरे चुनाव में मैं भी भवेश जी की तरह देख पा रहा हूँ कि यशवंत सिन्हा जी जिस तरह से देश के मुद्दों को उठा रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव को उन्होंने जो है मुख्य धारा के चुनाव में लाके खड़ा कर दिया। ये अमेरिका में हम देखा करते हैं कि अमेरिका में कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति जो है अपना प्रचार किया करते हैं, पब्लिक को या सीनेटर को संबोधित करते हैं और अपने गुण बताते हैं कि हमें इसलिए वोट कीजिए। तो वैसे ही मैं देख रहा हूँ, ये मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इस पे अखिल स्वामी जी आप साथी कुछ बेहतर डालें नजर और बताएं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा पहली बार चुनाव हो रहा है जहां पे राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है वो देश में घूम घूम करके कह रहे हैं कि भाई इसलिए हमको वोट दीजिए। और एक देखिए, राष्ट्रपति को लेकर के, राष्ट्रपति के पद को लेकर के एक जागृति का भाव है। आमतौर पर राष्ट्रपति के पद को मानते हैं कि रबर स्टाम्प है, हालांकि रबर स्टाम्प नहीं है, ये कई बार साबित हुआ है। छोड़ दीजिए राजनेताओं को छोड़ दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने भी कुछ फाइलें लौटा दी थी वाजपेयी जी के समय में, और वो फाइलें करते भी लौटी हुई है, वहीं रखी हुई है, कहीं उस पर कुछ आगे काम हुआ नहीं। तो ये मुझे लगता है कि खरीद और फरोख्त जो है बीजेपी का काम है, वो करेगी। और वो तो सबको खरीद लिया है, जनता को 5 किलो देके खरीद लिया है,
तो विधायक को 35 करोड़ देके खरीद लिया है, एमपी को 100 करोड़ देके खरीद लेंगे, किसी और को खरीद लेंगे बहुत पैसे देके, चूंकि इनके पास बहुत पैसा है। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय भवन जो बनाया है बीजेपी का, वो बिना पैसा के थोड़े बना है। पूरे देश में जिस तरह से वो बना रहे हैं अपने ऑफिस, बीजेपी कार्यालय, पैसा कहाँ से आ रहा है? इसलिए तो उन्होंने बॉन्ड बनाया है कि इसमें ये जो चुनाव को लेकर के या राजनीतिक पार्टियों को जो पैसे दिए जा रहे हैं, उस पर आप न बात कीजिए। आप ये देख लीजिए कितनी निर्लज्जता के साथ 1 पेज का उन्होंने एफिडेविट जमा किया है सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट में, कि पीएम केयर फंड को लेकर के। तो ये सारी नैतिकताओं को ध्वस्त कर चुके हैं। इसलिए नैतिकताओं पे बात करने का मतलब नहीं है। हमें एक रास्ता ये निकालना पड़ेगा कि हम इस पे ज्यादा बल्कि कंसंट्रेट करें कि यशवंत सिन्हा ने जिस तरह की राजनीति शुरू की है राष्ट्रपति को चुनाव को लेकर के, उस राजनीति को हमें, ठीक है हम विधायक नहीं है, लेकिन हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और मैं तो ये एक लाइन में आप खत्म करूं अपनी बात कि यशवंत सिन्हा को एक और मुहिम चलाना चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के बाद, कि देश के जो विपक्ष हैं, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके बीच कैसे ब्रिज का काम करें। और जेपी ने जिस तरह से एक माहौल खड़ा किया था, उस तरह का क्या कुछ और लोग मिलकर के जेपी सा माहौल खड़ा कर सकते हैं? राजीव जी। जी बिल्कुल, एक जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है। यशवंत सिन्हा वो जीते या हारें, अगर जीतते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर हारते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब वो उस दल के भी चहेते हो गए हैं जिसके खिलाफ पूरी जिंदगी राजनीति करते रहे, जो राजनीति में जब आए तब से, यानी कि कांग्रेस। और इस वक्त कांग्रेस सबसे करीब है यशवंत सिन्हा के, और कांग्रेस के ही पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं यानी कमलनाथ, वो और यशवंत सिन्हा आज भोपाल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने जो कहा है वही आपके सामने हम रख रहे थे कि यशवंत सिन्हा साफ साफ कह रहे हैं, पहले कमलनाथ ने और फिर बाद में यशवंत सिन्हा ने, कि यहाँ विधायकों को खरीदने की यानी उन्हें पैसे का ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन राहुल लाल जी, क्या बीजेपी को अपने उम्मीदवार की जीत पर भरोसा नहीं है, इसीलिए खरीद फरोख्त, या कुछ और है? क्या यशवंत सिन्हा जिस कदर चुनावी मैदान में हैं, और जैसे हमारे दोनों साथी कह रहे हैं, भावेश जी भी और धनंजय जी भी, कि इस चुनाव को यशवंत सिन्हा ने मजेदार बना दिया है, और कहीं ना कहीं भले ये कल भी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि इसे नेशनल चैनल पे एक डिबेट के मोड में अगर चैनल्स ले आते तो और भी अच्छा होता, कि मुर्मू और यशवंत सिन्हा आमने सामने एक दूसरे के से डिबेट करते हुए दिखाई देते, देश की जनता देखती। वो अमेरिकन स्टाइल है, लेकिन हमारे यहाँ का स्टाइल कुछ और है। आपको क्या लगता है, खरीद फरोख्त, क्या जीत की का जो दावा है बीजेपी की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं शक है, शंका है, या जीत को और दूर तक यानी कि बहुत ही मजबूती की तरफ लेके जाना है इसलिए ऐसा है, या ये फितरत ही है कि हमें हर चुनाव में खरीदारी करनी ही करनी है? देखिए, ये बात तो सही है कि देखिए तमाम हम लोग इलेक्शंस में खरीद फरोख्त के मामलों को देखते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति चुनाव में इस स्तर पे ऐसी बातें नहीं होती थी। गरिमा बनी हुई होती थी, लेकिन गरिमा और वर्तमान सरकार के बीच में एक तरह से विरोधाभास का संबंध है। तो धनंजय जी ने ठीक कहा कि सरकार से हम लोग किसी नैतिकता की अपेक्षा तो हम लोग कर नहीं सकते, तो इसलिए उस बिंदु पे तो कोई अपेक्षा करना और उसके बारे में बात करना तो व्यर्थ ही है। लेकिन जो मूलभूत चीज है कि आखिर जब उनके पास इतना % बहुमत है, तमाम अलग अलग जो है कि क्षेत्रीय दल उनके समर्थन में जो है कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो है कि वो बोल रहे हैं कि भाई वो वोट उनके पक्ष में करेंगे, तो ऐसे स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्यों जो है कि खरीद फरोख्त पे आना पड़ रहा है? तो देखिए, इसके कारण तो दो ही है। उनको कहीं कहीं मनोवैज्ञानिक भय तो है कि अगर भूल चूक से 1% संभावना में भी कहीं से वो राष्ट्रपति बन गए तो फिर बड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जो चीजें कह रहे हैं, देखिए हम लोगों को जाना पड़ेगा जब राष्ट्रपति को लेके कि भाई भारत में राष्ट्रपति की कितनी शक्तियां होनी चाहिए, क्या शक्तियां होनी चाहिए, संविधान सभा में इसको लेकर बड़ी विशद जो है कि डिबेट हुई थी कि एक तरफ प्रधानमंत्री का पद होगा जो कि सीधे सीधे जनता के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का जो है कि वो प्रतिनिधित्व करेंगे, दूसरी तरफ राष्ट्रपति क्यों होंगे। जहां पर भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक तरह से अभिभावक के रूप में इस प्रकार के संवैधानिक पद को रखा जाता है। ठीक है कि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं, लेकिन जब कभी संविधान में विचलन की स्थिति हो, जब कुछ ऐसी परिस्थितियां आए, तब उस समय राष्ट्रपति से एज एक अभिभावक की जो है कि उम्मीद की जाती है। और आप याद कीजिए, हम लोग अगर पढ़ते हैं जब
प्रथम प्रधानमंत्री और प्रधान राष्ट्रपति के संबंधों को, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के संबंधों को, तो देखिए एक तरह से नेहरू जी के बहुत सारे चीजों को उनको कठोर नकेल जो है कि राजेंद्र प्रसाद जो है कि कर दिया करते थे। ये परिस्थितियां देखते थे। अगर हम लोग अपने पीरियड में आ जाए, देखिए अभी तो दलित राष्ट्रपति की बहुत बात होती है इसमें, जो एक तरह से यशवंत सिन्हा जी कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति रबर स्टाम्प नहीं होना चाहिए, संविधान का संरक्षक होना चाहिए। तो देखिए जो पूरा कार्यकाल अभी बीता है दलित राष्ट्रपति जी का, इनके समय में हम लोगों ने देखा कि संभवतः राष्ट्रपति भवन बिल्कुल जो है कि मौन व्रत पे बैठा हुआ था। देश तमाम संकटों से गुजरा, लेकिन एक शब्द भी जो है कि महामहिम के शब्द से सुनने के लिए नहीं मिला। अब आप देखिए दूसरे दलित राष्ट्रपति के आर नारायण को देख लीजिए, किस तरह से देखिए इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी और उस समय एक तरह से वो उस सरकार में जो है कि राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव लाया जाता है उत्तर प्रदेश के लिए, उसको वो लौटा देते हैं, वो राष्ट्रपति शासन नहीं लग पाता है। उसके बाद फिर देखिए एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, उस समय बिहार में राबड़ी देवी सरकार को गिराने के लिए जो है कि बीजेपी जो है 356 का प्रयोग करती है, गलत प्रयोग, उस फाइल को लौटा देते हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। तो आप जब एक फाइल लौटा देते हैं, या फिर अभी कलाम साहब के मामलों को भी लेके हो रही थी कि भाई जब एक राष्ट्रपति फाइल लौटा देता है तो पूरे देश भर में काफी चर्चा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विषय हो जाता है कि आखिर सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि वो फाइल लौटानी पड़ी। वो सरकार के ऊपर एक तरह से बहुत जोरदार, एक तरह से कह लीजिए संवैधानिक तमाचा की स्थिति होती है। और अभी आप देख लीजिए कि रामनाथ कोविंद के समय में किस तरह से अलग अलग राज्य सरकारों में एसआर बम्बई केस के घटना के एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हार निर्णयों के बाद भी तमाम जगह पर जो कि गला घोटा जा रहा था लोकतंत्र का, और उनके तरफ से वैसे किसी भी एक भी प्रस्ताव को अगर वो लौटाते तो आता कि हाँ देश में एक राष्ट्रपति पद है, हमारे संविधान निर्माताओं ने वो पद बनाया ही क्यों था। तो उसके एवज में जो है कि कुछ रामनाथ कोविंद साहब ने कुछ काम किया है, वो हम लोगों को नजर नहीं आया। और इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं कहीं न कहीं यशवंत सिन्हा जी। तो बीजेपी को डर लग रहा है। देखिए हम लोगों की अपेक्षा तो बहुत ज्यादा थी, स्वर्गीय जो है कि जो इसके पहले के जो राष्ट्रपति थे कि वो कम से कम वो कुछ नकेल लगाएंगे, लेकिन उनके और प्रधानमंत्री के बीच में तो ऐसे घनिष्ठ रिश्ते बने कि वो तो उन्हीं के होकर रह गए वो। तो इस स्थिति में बीजेपी जान रही है कि अगर राष्ट्रपति पद पे रियल में एक जो है कि संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कहीं भूल चूक से बैठ ना जाए, तो ऐसे स्थिति में उन्हें खरीद फरोख्त पे उतरना पड़ रहा है कि 0.1% भी संभावना ना बने कि यशवंत सिन्हा जी जो है कि वो कहीं से राष्ट्रपति बन जाए। दूसरी चीज आप देखिए कि आप किसी के नाम पे आप एक क्षेत्रीय दलों को किस तरह से उनकी छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो पूरा का पूरा ऑपरेशन लोटस चला है, ये केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं थी, यह लड़ाई एक तरह से कहीं न कहीं यशवंत सिन्हा के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए भी ये लड़ाई थी। अब अगर शिवसेना के उद्धव ठाकरे अगर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे रहे हैं तो फिर उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है उन्हें। तो आपके सांसदों को भी देखिए, क्योंकि साक्ष्य हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन स्पष्ट है कि अचानक से शिवसेना के सारे सांसद जो है और उनके अधिकांश सांसदों की इच्छा हो जाती है कि वो द्रौपदी मुर्मू को वोट करें। यह अंतरात्मा की इच्छा कहां से जागृत होती है। तो सहज कॉमन सेंस से यही उत्तर आता है कि यहां पर भी कहीं कहीं लोक प्रलोभन, डर, भय, तमाम इसी प्रकार की कुछ परिस्थितियां हैं। और अगर एक क्षेत्रीय पार्टी आपको समर्थन दे रहा है तो क्या द्रौपदी मुर्मू उनको अपने बुला नहीं सकती थी वहां पे। तो आप उनको श्रेय भी नहीं देना चाहते हैं और व्यक्तिगत तौर पर लोगों को सिर्फ वोट भी लेना चाहते हैं। तो ये एक साथ कई प्रकार की राजनीति जो है बीजेपी की तरफ से हो रही है। लेकिन मैं ये पूर्व के वक्ताओं से बिल्कुल सहमत हूं कि यशवंत सिन्हा जी ने एक तरह से बता दिया कि राष्ट्रपति पद होता क्या है, उसकी संवैधानिक व्यवस्थाएं क्यों है, आखिर संविधान ने इस पद को क्यों रखा गया था। और अब देखिए इस समय लोगों की अपेक्षा किससे होती है। एक सामान्य जन जिसे लगता है कि लोकतंत्र की तमाम संवैधानिक शक्तियों को कुचला जा रहा है, तो वो दो ही जगह पर नजरें टिकाता है, एक राष्ट्रपति की तरफ और एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ। लोक सामान्य जनता की अपेक्षा यही रहती है कि शायद हमारी शिकायत राष्ट्रपति अगर महामहिम सुन लेंगे तो वहां से हो सकता है कि कुछ उन संवैधानिक संकटों का निपटारा हो सकता है, या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से हो सकता है। तो उस राष्ट्रपति नामक जो तंत्र है उसको एक खोखला करने की बड़ी साजिश सी रची जा रही है। और ये जो प्रतीकात्मक राजनीति है कि नहीं हम दलित को बनाएंगे, हम ये कि अब आदिवासी को बनाएंगे, आप मान के चले कि इन प्रतीकात्मक राजनीति से मूलतः एक तरह से किसी समुदाय का तो भला हुआ ही नहीं है। अंततः हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं को आपने जो है कि उन टोकनिज्म के नाम पे, संकेत की राजनीति के नाम पे आपने अपने अपने संवैधानिक तंत्र को खोखला किया है। ये राष्ट्रपति चुनाव मूलतः जो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, जो हम लोग आरोप लगाते हैं, आरोप क्या सच्चाई है वो कि एक तरह से संवैधानिक सभी संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। तो उसमें जो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन नामक जो संवैधानिक संस्था है उसको कैसे कमजोर किया जाए कि कहीं भूल चूक से यशवंत सिन्हा न आ जाए, उसके लिए तमाम षड्यंत्र रचे जा रहे हैं
सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, किस रूप में आप देखते हैं? चुनावी प्रक्रियाएं बहुत होती गई, उसी पर हम चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन अगर खरीद फरोख्त का आरोप, उसी पर चर्चा हम कर रहे हैं अभी, खरीद फरोख्त का आरोप अगर वो भी द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए ये लगे, यशवंत सिन्हा नहीं बल्कि उनकी तरफ से जो लोग उनके समर्थन में खड़े हैं उनको खरीदा जाए या खरीदने का ऑफर दिया जाए, तो क्या सर्वोच्च संस्थाएं भी अब खात्मे के कगार पर हैं? किस रूप में देखते हैं आप? क्योंकि बहुत बड़ा आरोप है, छोटा मोटा आरोप नहीं है। और दूसरी तरफ अगर द्रौपदी मुर्मू जीत रही हैं तो फिर ऐसा क्यों? जैसा कि अभी राहुल लाल जी बता भी रहे हैं, लेकिन और इसी सवाल के साथ राहुल लाल जी के पास भी गया था, लेकिन आपसे भी समझना चाहूंगा कि देश विदेश सबकी नजरें जो हैं अभी टिकी हुई हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। और राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता था कि अगर सत्ता पक्ष, ये भी कहा जा रहा है, इसलिए कह रहा हूं, और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी का जो बयान आया कि अगर द्रौपदी मुर्मू को ही उम्मीदवार बनाना था तो पहले सत्ता पक्ष हमसे बात कर लेता, लेकिन सत्ता पक्ष ने बात नहीं की और स्थिति ये आई कि अब ऊहापोह की स्थिति ममता बनर्जी की पार्टी के सामने भी है और कई जगह बंटवारे की खबर भी आ रही है, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी हो। तो ऐसे कई पार्टियों में भी सेंधमारी है। क्या यही डर सता रहा है बीजेपी को कि हो सकता है अंतरात्मा की आवाज सुन ले लोग, और स्थितियां जो हैं वो जिस कदर यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में है और इस चुनाव को बिल्कुल ही एक रोचक चुनाव बना दिया है, उन्होंने मुकाबला बना दिया है, वैसे में जीत पक्की नजर नहीं आ रही है। क्या ये कारण है? क्या कुछ आप किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को, उसमें ऐसे आरोपों को? देखिए राजीव जी, पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं कि सर्वोच्च संस्थाएं बिल्कुल खात्मे के कगार पे हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। दूसरी बात यह है कि ये बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, वास्तविकता में जब ईडी उनके साथ है, जब धनबल उनके साथ है और जब पेगासस उनके साथ है, तो जीतने में उनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो परेशानी उनकी है वो ये है कि वो विपक्ष को क्षत विक्षत करना चाहती है, वो विखंडित करना चाहती है, वो आपस में जो उनका विश्वास है, परस्पर विश्वास है, उसको तोड़ना चाहती है। देखिए, मैं दूसरे प्रश्न पे राजीव जी आना चाहता हूं, वो ये है कि हम कैसा लोकतंत्र चाहते हैं। क्या हम अमेरिका जैसा लोकतंत्र चाहते हैं जहां पे एक निग्रो, एक ब्लैक, हाफ मुस्लिम राष्ट्रपति बनता है 8 साल तक? जो कोई सोच नहीं सकता था कि अमेरिका में ऐसा हो सकता है। कोई सोच नहीं सकता था कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट एक ऐसी लेडी होगी जो हाफ हिंदू है, और ब्रिटेन के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री होने की संभावना है जो वहां का वित्त मंत्री था जो हिंदू है। विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके सीईओ ज्यादातर हिंदू हैं। तो हम ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं। क्योंकि एक किस्सा आपको सुनाता हूं। एक 7 साल का बच्चा एक गुब्बारा खरीदने के वाले के पास गया, उसने ये बताओ गुब्बारा ये रंग का, नीले रंग का या लाल रंग का? गुब्बारे वाला कहा कि देखो, रंग गुब्बारा ऊपर नहीं, वो गुब्बारा ऊपर जाएगा, ज्यादा गैस भरी होगी। तो देखना है कि विश्व के लोकतंत्र में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे लोकतंत्र के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छा है। देखिए, जब आप ऑपरेशन कराने जाते हैं, किसी डॉक्टर को ढूंढने जाते हैं, तो जाति और धर्म नहीं देखते। जब आप अच्छे वकील को ढूंढने जाते हैं तो उसका जाति धर्म नहीं देखते। आप देखते हैं कि कौन अच्छा वकील है, कौन अच्छा डॉक्टर है। तो प्रश्न है भारत के लोकतंत्र के लिए हमें कैसा राष्ट्रपति चाहिए। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि दोनों में से एक नहीं, उसमें से महामहिम बनेगा। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं वो देश के पहले नागरिक हैं, वो सर्वोच्च पद है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उससे ज्यादा लोकतांत्रिक ढंग से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्योंकि इसमें देखिए, प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं, हो सकता है 6 स्टेट ऐसी हो जहां उनकी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेशन न हो, तब भी वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, क्योंकि उनके दल के सदस्यों की संख्या जो है 51% से ऊपर होती है। तो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो उसमें नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जब उसमें विधानसभा भी पार्टिसिपेट करती हैं, लोकसभा भी पार्टिसिपेट करता है, सारी स्टेट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो लोकतांत्रिक रूप का तो हम कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? क्या हम ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं कि राष्ट्र का जो प्रथम व्यक्ति हो
वो इतना निरीह हो, वो इतना कमजोर हो कि वो अपने पद से नीचे बैठने वाले व्यक्ति की बात को मानने के लिए बाध्य हो, तो लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी? क्योंकि वो सर्वोच्च पद है, वो हमारा सबसे, जिसके विपरीत प्रतिकूल हम कोई बात भी करना नहीं चाहते। तो वास्तविकता में जो लोकतंत्र का मूल रूप है, राष्ट्रहित में क्या है, राष्ट्रहित में क्या है? अगर ऐसा है कि अगर लोकसभा अपने एक मेजॉरिटी की वजह से कोई ऐसा निर्णय लेती है जो कि प्रथम व्यक्ति, जो सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है राष्ट्र का, अगर वो समझता है कि राष्ट्र हित में नहीं है, तो क्या उसको उसमें रोड़ा लगाना चाहिए? क्या उसमें प्रश्न उठाने चाहिए? अगर उसको लगता है कि जनता जो है मर्माहत है, क्योंकि आज आप देखते हैं एक देश के, एक राज्य के राज्यपाल जिस प्रकार से खुलेआम जनता की वकालत कर रहे हैं, जनता के पक्ष की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि चाहो तो मुझे सत्ता से हटा दो, मुझे राज्यपाल पद से हटा दो, लेकिन मेरा पहला कर्तव्य है अपने देश के जो गरीब जनता है, जो पूरी जनता है, जिसको एक महसूस होता है कि उसकी बात है, प्रतिनिधित्व। तो हमें यह निर्णय लेना है, लोकसभा के सदस्यों को निर्णय लेना है, विधानसभा के सदस्यों को निर्णय लेना है कि वो कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, कैसे लोकतंत्र का निर्माण करना चाहते हैं, कैसे अपने राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहते हैं। राष्ट्र धर्म का पालन कैसे करना चाहते हैं, निर्णय। लेकिन यहाँ जो कुछ चल रहा है अमलेंदु उपाध्याय जी, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये जो चल रहा है ऐसा होना ही था? ये चुनाव है, और सर्वोच्च पद का चुनाव हो या निकायों के चुनाव हो, लेकिन बीजेपी अगर चुनावी मैदान में है तो हर हथकंडा अपनाएगी, साम दाम दंड भेद, और साथ साथ अब उसमें जांच की एजेंसियां हैं, यानी जांच एजेंसियां ईडी हो, सीबीआई हो, और ऐसे तमाम एजेंसियां, और इसके अलावा अब खरीद फरोख्त भी। अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की इस लोकतंत्र के ऊपर महती कृपा है कि उन्होंने अभी तक यशवंत सिन्हा जी को जो है वो कोई ऑफर नहीं दिया है, और यशवंत सिन्हा जी को अभी शामिल नहीं कराया है, वरना भारतीय जनता पार्टी ये भी कर सकती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इस लोकतंत्र के ऊपर बहुत महती कृपा है, और हम सबको जो है भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से आभारी होना चाहिए कि उन्होंने लोकतंत्र के ऊपर इतनी कृपा बनाए हुए। और देखिए, ये शुरुआत 2014 के लोकसभा चुनाव से हो गई थी। नोएडा में कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुए थे रमेश चंद्र तोमर, कभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे थे, फिर कांग्रेस से आए थे। जिस दिन आखिरी दिन था नाम वापसी का, उस दिन तोमर जी वापस कांग्रेस का टीएडी गायब हो गया। तो 2014 से हो गई। तो बूथ के पांव जो पालने में दिखाई पड़ते हैं वो 2014 में शुरू करते, तो जाके आ रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो है सबको आभारी होना चाहिए। यशवंत सिन्हा को उन्होंने छोड़ा नहीं है, और यशवंत सिन्हा जी का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने जो है वो खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ जो है मुकाबला कर। आज एक तरीके से तो हमारे और साथियों ने भी कहा कि वो जो राष्ट्र के उनको लेकर के चुनाव लड़े। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों का इतना कोई महत्व होता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अमलेंदु जी, आवाज आपकी कट गई, मतलब शायद वीडियो आपका डाउन है और नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही मजेदार तथ्य यहाँ रखते हैं, और हम चाहते हैं कि आपका वीडियो का जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। बहुत सारे साथी मुझसे ये कहते भी हैं, मुझ पे ही आरोप लगाते हैं कि आप अमलेंदु जी को नहीं सुनने बोलने देते हैं, जल्दी काट देते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ हमारे यहाँ नहीं, बल्कि अमलेंदु जी के वीडियो का है। या तो उनको मैं ऑफिस में बैठा के रखूँ और तब वो डायरेक्ट, जैसे मैं लाइव आता हूं बिना किसी अवरोध के, वैसे ही वो भी आ पाए। कोशिश ये भी करूंगा। लेकिन एक बार फिर से कुमार भावेश जी आपके पास आना चाहूंगा। जैसे ही जुड़ते हैं अमलेंदु जी, उनके पास आऊंगा। और बिल्कुल सही कह रहा हूं, बहुत सारे साथी नाराज होते हैं कि आप अमलेंदु जी को नहीं देते हैं माइक की वो बात करें। चलिए आगे बढ़ें। कुमार भावेश जी, किस रूप में जिस बात को अमलेंदु जी कह रहे थे, जरा उसी बात को आगे मैं चाहूंगा बढ़ाइए कि क्या यहां छूट गए हैं यशवंत सिन्हा? और बहुत सही कह रहे थे अभी अमलेंदु जी कि यशवंत सिन्हा को ही ऑफर मिलना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिला। नहीं, खैर ऐसा नहीं है बिल्कुल कि यशवंत सिन्हा
छूट गए हैं। एक्चुअली उनका तार टूट गया था बहुत पहले, यशवंत सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी का तार बहुत पहले टूट गया था। और अब तो वो एक ऐसी दुविधा में भी है कि उनके पुत्र जो है उनके खिलाफ मतदान करेंगे। हालांकि इस चुनाव में ऐसा कोई व्हिप जैसा मामला नहीं होता है, लोग अंतरात्मा की आवाज पर वोट करते हैं। और अगर जिस तरह से सवाल रख रहे हैं यशवंत सिन्हा, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि देश के सवाल वो सामने रख रहे हैं और राष्ट्रपति के अधिकारों की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि वो प्रमुख जो मुद्दे हैं देश के सामने उस पर उनकी क्या राय है। जबकि दूसरी तरफ जो सत्ताधारी पार्टी का जो उम्मीदवार है, वो उसके बारे में सिर्फ एक ही लाइन आ रहा है कि वो आदिवासी है और आदिवासी महिला है और इसीलिए उसको सत्ता पक्ष मौका देना चाहता है। तो एक तरफ टोकनिज्म है कि आप एक आदिवासी को देश के राष्ट्रपति पद पर पहली बार देखना चाहते हैं तो आप उनके साथ आइए, और लोग आ भी रहे हैं। देखिए कि धारा कैसी राजनीति की चलती है कि झारखंड की वो वहां की राज्यपाल हैं और झारखंड ने उनका समर्थन सिर्फ इसलिए किया है, झारखंड के सत्ताधारी पार्टी ने, क्योंकि वो एक आदिवासी राज्य है, आदिवासी प्रदेश है और वहां के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं। मुझे लगता है ये दिक्कत आएगी और ये दिक्कत चल रही होगी, अंदर खाने रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पास होगी कि ऊपर ऊपर दिखावे के लिए शिवसेना भी कह रही है कि वो मुर्मू का समर्थन कर रही है, हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे। लेकिन क्या सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायक, सभी सांसद मुर्मू का समर्थन करेंगे इस नाम पर कि हेमंत सोरेन आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और वो कह रहे हैं? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात जरूर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चिंतन चल रहा है कि आदिवासी वाला जो उनका जो दाव था वो पूरी तरह से सटीक बैठा नहीं है। और जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने इस चुनाव को मोड़ दे दिया है, विचारों की तरफ मोड़ दे दिया है, सवालों की तरफ मोड़ दे दिया है और देश के मुद्दे की तरफ जिस तरीके से उन्होंने इस चुनाव को घुमा दिया है और इसको लेकर पूरे एक तरह से विमर्श पूरे देश में वो बढ़ा रहे हैं। ये चुनाव देखिए, नतीजे तो भले 21 तारीख को आएंगे, शायद 21 को है ना नतीजा, 21 जुलाई को नतीजे आने हैं, लेकिन मुझे लगता है ये चुनाव यशवंत सिन्हा नैतिक रूप से जीत चुके हैं। हार तो हम दिल से, हमें यही लगता है कि वो हार जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पराक्रम पर हमें भी थोड़ा भरोसा है अभी तक कि वो पराक्रमी पार्टी है और उसके पराक्रम को अभी फिलहाल चुनौती नहीं दी जा सकती है। कई कई तरह के उसने दांव पेच लगा दिए हैं और जिसकी वजह से मुर्मू का जितना तय ही है, अंक गणित और बीज गणित और तमाम गणित जो है यही कह रहा है। लेकिन जिस तरह से जो सवालों को लेकर यशवंत सिन्हा ने जो हमारे आपके और भारत के दिमाग में, और मैं तो कहता हूं कि जो उनके वोटर हैं, सांसदों और विधायकों के दिमाग में भर दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव कितना अहम है और राष्ट्रपति चुनाव, एक राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के उम्मीदवार से किस तरह की अपेक्षा की जाती है। मुर्मू के, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम किसी का व्यक्तिगत आकलन कर रहे हैं कि उनके विचार क्या हैं, उनके और इन मुद्दों पर उनके जवाब क्या है, लेकिन सवाल यह है कि लखनऊ में जब आए थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने तो बड़ा, पत्रकारों ने तो उनसे सवाल पूछा ही, उन्होंने भी पत्रकारों से सवाल पूछा और कहा कि आपकी क्या मुलाकात होनी है, आपको जानकारी है कि मुर्मू आने वाली है कल, तो आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह का कोई घटना होगी, आपसे मुलाकात होगी राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति के उम्मीदवार की, सत्ताधारी पार्टी की? तो सब असमंजस में थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक तो कोई इन्विटेशन नहीं है। यानी जो सत्ताधारी पार्टी का जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है वो मीटिंगें कर रहा है, वो पार्टी कर रहा है, वो अपने वोटरों से सीधा संवाद कर रहा है, वो पब्लिक डोमेन में अपनी बात नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपको मौका मिले तो जिन सवालों पर मैं चर्चा कर रहा हूं ये सवाल उनसे भी पूछिएगा। तो देखिए किस तरह से उन्होंने एक राष्ट्रीय विमर्श को केंद्र में ला दिया है राष्ट्रपति चुनाव के। तो मैं मानता हूं, इसीलिए मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति का ये चुनाव, इस बार का ये चुनाव बहुत ही मेरे लिए दिलचस्प है व्यक्तिगत तौर पे। मैं इसको भारत के राष्ट्रपति के तमाम अभी तक के जो चुनावों को, पत्रकारीय जीवन में 30-35 साल मुझे हो गए और 35 सालों में मैंने भी बहुत सारे राष्ट्रपति के चुनाव देखे हैं और मुख्य धारा की पत्रकारिता की है। शुरू से पेज 1 पर रहा हूं अखबार में और चैनलों में भी प्रमुख भूमिका में रहा हूं, तो मैंने करीब से देखा है। लेकिन जिस तरह से इस तरह के सवाल को उन्होंने जिंदा कर दिया है, इस तरह का सवाल जो विमर्श में आ गया है, इस सवाल को लेकर चर्चा हो रही है, ये अपने आप में बतलाता है कि वो जीत चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी मालूम है कि उन पर इस तरह का प्रभाव नहीं डाल सकती है यशवंत सिन्हा को।
यशवंत सिन्हा के बेटे जरूर उनकी तरफ हैं, उनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपना धर्म निभाएं, लेकिन वो अपना धर्म निभाएंगे और यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर अपना धर्म निभाया है। राजनीति में ये धर्म लंबे समय तक याद रखा जाएगा और शायद अगला जब चुनाव होगा तो हर बार ये होता है भारत में कि जब भी कोई एक लकीर खींच देता है तो उस लकीर को क्रॉस करने की कोशिश की जाती है। टीएन शेषन ने चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में एक लकीर खींची थी, उस लकीर को कई लोगों ने क्रॉस करने की कोशिश की, उसके बाद उस पर ध्यान गया। मुझे लगता है यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति के चुनाव में जो एक भूमिका बन सकती है विचारों की, उस भूमिका को उन्होंने जीवित कर दिया है। ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए। यशवंत सिन्हा की हम बात कर रहे हैं और चर्चा यही कि राष्ट्रपति चुनाव में खरीद फरोख्त, ये सवाल के साथ, ये सवाल इसलिए क्योंकि यशवंत सिन्हा ने आज एक गंभीर आरोप सत्ता पक्ष पर यानी कि बीजेपी पर लगाया है। और वो आरोप क्या है, आइए जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं एक बार फिर से। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए ये खास तौर पर कि यशवंत सिन्हा ने इतना बड़ा आरोप कि चुनाव के लिए विधायकों को ऑफर दिए जा रहे हैं, क्या यही परिपाटी जो पिछले दिनों हम देख रहे हैं वो ही अब सत्ता के इस सर्वोच्च पद पर, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होने वाले जो भी उम्मीदवार, दो उम्मीदवार सामने हैं, उन दोनों में से एक के लिए यानी कि द्रौपदी मुर्मू के लिए? आइए जरा देखते हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं यशवंत सिन्हा। उसी तरह खुले मुंह से सरकार सबको चबा जाना चाहती है। सरकार हमसे क्यों डर गई? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी इस बात की कि अगर मैं इस चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा तो सरकार का हाल बेहाल हो जाएगा। लेकिन हो गया, आज सरकार डर गई है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है और इसलिए उन्होंने ये अब नया तरकीब शुरू किया कि वो विधायकों को फोन कर करके उनका खरीद फरोख्त करेगी, जैसा उन्होंने अभी तक किया सरकारों को गिराने के लिए। यहाँ किया, कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में अभी हमने देखा, गोवा में उनका जो उनकी चाल थी वो फेल हो गई। वहाँ पर सत्ता में होने के बावजूद वो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना चाहते थे। इस तोड़ फोड़ का नतीजा क्या मतलब है? राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार का तोड़ फोड़ वही करेगा ना जो अनश्योर है, जिसको विश्वास से हम जीत रहे हैं। तो पैसे देके विधायकों को खरीदना, इससे बड़ा प्रजातंत्र में कोई अपराध हो सकता है क्या? और आज यहाँ भोपाल में प्रत्यक्ष उसका दर्शन हुआ। लेकिन शायद अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स इस बात को उठाना चाहेंगे पार्लियामेंट में और कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो उनको ये कह के रोक दिया जाएगा कि अनपार्लियामेंट्री शब्द है, इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो सुन रहे थे आप, पैसे देकर विधायकों को खरीदना, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर यशवंत सिन्हा, जो राष्ट्रपति पद के विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं और आरोप लगा रहे हैं सीधे सत्ता पक्ष पर। लेकिन कह रहे हैं कि इसकी बात अगर रखी जाए पार्लियामेंट में कि भ्रष्टाचार, तो वो भी शायद असंसदीय होगा। आपको जरा जो साथी बाद में जुड़े हैं आपको बता दूं कि आज ही संसद में अब क्योंकि कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उस सत्र में कई सारे शब्द बोलने से परहेज करना होगा सांसदों को, यानी कि वहां के सदस्यों को, जिसमें जो शब्द हैं जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए मैं यहां रखना चाहता हूं। जो शब्द जिससे परहेज करने की जरूरत है, यानी कि वो असंसदीय शब्द होंगे, वो हैं जुमला जीवी, तानाशाह, चमचा, शर्मिंदा, विश्वासघात, पाखंड, अक्षम, दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, बहरी सरकार, अराजकतावादी सरकार, अराजकतावादी सिर्फ सरकार नहीं, शकुनी, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून की खेती, चांडाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू,
दलाल, घड़ियाली आंसू, चिलम लेना, छोकरा, कोयला चोर, गुरु चोर, चरस पीते हैं, सांड, लॉलीपॉप और इसके अलावा अंग्रेजी के भी कई सारे शब्द हैं जिसमें अब्यूज्ड है, ब्रिट्रेड है, फिर करप्ट है, ड्रामा, हिपोक्रेसी, इनकॉम्पिटेंट, कोविड स्प्रेडर, स्नूपगेट, ऐसे कुछ शब्द हैं जिसका इस्तेमाल अब संसद में सांसद महोदय जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। जुमला जीवी, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने उसी संसद भवन के अंदर कहा था आंदोलन जीवी, उसके बाद जुमला जीवी शब्द गढ़ा गया। तो ये जीवी जो है परजीवी से आया है, लेकिन ऐसे कई सारे शब्द हैं जिस पर इशारा कर रहे हैं। भोपाल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे थे यशवंत सिन्हा, तो उन्होंने यही इशारा किया कि भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं लेकिन अब भ्रष्टाचार जैसे शब्द भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो कैसी सरकार है और क्या चाहती है ये सब आप सबके सामने है। यही रख रहे थे विपक्ष के नेता जो संवैधानिक जो पद है, देश का सर्वोच्च पद, उस पर विराजमान होने के लिए अभी प्रयासरत हैं। एक बार चले सीधा भावेश जी भावेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बीच में इंटरप्ट करना चाहता हूं आपको, और मुझे इस कार्यक्रम से निकलना भी होगा, मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं, ये जो असंसदीय शब्द कहे जा रहे हैं, इसको तो एक तो उन्होंने सभापति महोदय ने इसको इनकार किया है कि ऐसा कोई अभी अमेंडमेंट हुआ है। लेकिन दूसरी बात, जब से मैंने तो राज्यसभा भी कवर किया है लंबे समय तक और लोकसभा में भी कवर किया है, ये तब तक उसकी सार्थकता थी जब तक ये लाइव इसका टेलीकास्ट नहीं होता था। आज की तारीख में बहुत सारे कार्यक्रम सुबह में, मतलब क्वेश्चन आवर से लेकर शाम तक जब तक चलती है सदन, तब तक ये लाइव प्रसारण में होता है। तो संसद ये बाद में तय करता है कि भाई ये इसको निकाल दिया जाए कार्रवाई से, वो जनता तक पहुंच जाता है। तो इसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ रहेगा नहीं, और सांसदों को, विधायकों को, सबको ये स्मरण में आते आते कि ये शब्द अब रह गया है असंसदीय, इसका उच्चारण नहीं करना, ये स्वभाव में आते हुए 1-2 सत्र गुजर जाएंगे, 1-2 सत्र नहीं, मतलब 2 संसदीय सत्र गुजर जाएंगे, यानी कि 5 साल का वक्त गुजर जाएगा, तब तक ये शब्द उच्चारण में रहेंगे और इसका कोई बहुत अर्थ है नहीं। वहां सदन अपने हिसाब से चलेगा, लाइव टेलीकास्ट में सब कुछ जाएगा, लोग लाइव टेलीकास्ट देखेंगे, उसके बाद उसके जो उसमें यूट्यूब होता है वहां से हटाने की प्रक्रिया भी इतनी जटिल है कि कई शब्द जिनको हटा दिए गए हैं आज भी अगर आप जाएंगे तो वहां मिलेगा। मैंने खुद देखा है, इसको चेक किया है। जी भावेश जी, बिल्कुल स्पंज करना कहलाता है, और बाद में ये सारे जो शब्द हटा करके और जिसको डिलीट किया जाता है वो आते हैं। हम जैसे अलग अलग अखबारों में, मीडिया हाउसेज में भेजे जाते हैं कि आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर हम जब अखबार छापते हैं, अखबार में ऐसे शब्दों का प्रयोग वहाँ हम नहीं करते हैं। और ऐसे ही चूंकि संसद की जो कार्यवाही है उस कार्यवाही को एट द सेम टाइम लिखा जाता है, और जब आप आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद या कल अगर आप चाहेंगे कि किस सांसद महोदय ने किस विषय पर क्या कहा, तो वैसे शब्दों का अगर इस्तेमाल किया था तो वो डिलीट किया जाता है, यानी कि वो संसदीय प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है ऐसे शब्दों को, और इसीलिए ये असंसदीय होता है। माफी के साथ बिरला साहब जो हैं, जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, वो सियासी भाषा का प्रयोग करते हुए जो भी उन्होंने कहा, लेकिन बात सीधी है यही कि ऐसे शब्दों का प्रयोग वहां नहीं करना है। जब यह नहीं करना है, इसका मतलब है कि वो असंसदीय है। और उनका कहना था, आज जो 4:30 बजे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तो उनका कहना था कि ऐसे शब्दों का प्रयोग पहले भी हमने नहीं किया है, और जब भी पहले होता रहा है उसको डिलीट करवाया जाता रहा है, तो डिलीट होते रहे हैं, कोई बात नहीं। चले आगे बढ़े, हम बात कर रहे हैं संसद की नहीं बल्कि राष्ट्रपति चुनाव की। एक बार फिर से अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आना चाहूंगा। अमलेंदु उपाध्याय जी, आप अपनी बात को मैं चाहूंगा कि आगे बढ़ाइए, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है आप बीच में जब कट जाते हैं तो। हाँ, तो राजीव जी यही कह रहा था कि देखिए, अब जो मुकाबला है ये असल में द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच नहीं है, यह मुकाबला यशवंत सिन्हा बनाम भारतीय जनता पार्टी। तो द्रौपदी मुर्मू जीते या हारे, द्रौपदी मुर्मू के ऊपर ना उनकी जीत का कोई असर है ना कोई हार का असर है। जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और हारती है तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। यशवंत सिन्हा जो है वो जीते या हारे, वो यशवंत सिन्हा हारेंगे और जीतेंगे। तो कुल मिला के अब जो मुकाबला है ये यशवंत सिन्हा बनाम भारतीय जनता पार्टी है,
और भारतीय जनता पार्टी जो है उसने अपने से प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है। निश्चित तौर पर उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि दिग्विजयी सरकार है, अश्वमेध का घोड़ा दौड़ रहा है, सरपट दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अब बात यह है कि लवकुश ने जो घोड़ा रोका था अश्वमेध का, तो कोई लवकुश जो है यहाँ कोई होंगे कि नहीं जो अश्वमेध के घोड़े को रोकेंगे। तो अब ये देखना है कि लवकुश बनते कौन है जो अश्वमेध को घोड़े को रोके। तो फिलहाल तो घोड़ा भी नहीं रुक रहा है, मुझे लगता है राष्ट्रपति चुनाव में तो घोड़ा रुकने वाला नहीं है। अब घोड़ा जख्मी हो जाए, अपने आप ही उसे कुछ बीमारी हो जाए, वो बात अलग की है, लेकिन अभी जो है वो घोड़ा जो है अभी रुकने वाला नहीं है। और जिस तरीके से झारखंड से सूचनाएं आ रही हैं या महाराष्ट्र से सूचनाएं आई, यहाँ तक कि वो टीडीपी जो लोकसभा चुनाव में तो मोर्चा बना रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और बहुत आगे बढ़कर के जो थे वो एकदम सबको इकट्ठा करने जा रहे थे। हमारे तेलुगु देशम के नेता क्या नाम है उनका, चंद्रबाबू नायडू जी, जिनके लिए आदरणीय मोदी जी कह के आए थे कि लोकेश के पिताजी जो हैं वो क्या बहुत भ्रष्टाचार करते, कुछ इस तरह कुछ बातें कह करके आए थे सब मिला करके। तो वो भी जो है उन्होंने कह दिया वो समर्थन देंगे भारतीय जनता पार्टी की जो विद्यमान है उनकी। तो कुल मिला के जो परिस्थितियां हैं, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में अपना राष्ट्रपति चाहिए। अगर सब विपक्ष एक हो जाता तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की हार हो जाती। अब वो उसे कहे कि अब या तो भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हमारी प्रत्याशी नहीं है, ये आदिवासी प्रत्याशी है, तो ये भी जो भारतीय जनता पार्टी कहने को तैयार नहीं। तो अगर आदिवासी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं है तो फिर ये खरीद फरोख्त की बातें क्यों हो रही है? तो आदिवासी प्रत्याशी के भी होने तो चयन, फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है कि उसे कह देगी भी आदिवासी प्रत्याशी है। और जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा कि पहली बात की होती तो हम भी तैयार हो जाते। तो भारतीय जनता पार्टी अगर सर्वसम्मति बनाना चाहती तो बड़ा सर्वसम्मति कोई दिक्कत की बात नहीं थी, द्रौपदी मुर्मू के नाम पे बन सकती थी, लेकिन फिर वो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं कहलाती। तो भारतीय जनता पार्टी साबित नहीं कर पाती कि उसका अश्वमेध का घोड़ा जो वो तोड़ रहा है, सरपट तोड़ रहा है। तो ये भी बताना था कि हमारा घोड़ा सरपट तोड़ रहा है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, लब कुछ अभी पैदा नहीं हुई जो हमारे घोड़े को रोक लें। तो इसलिए उस घोड़े को भी दौड़ाते रहना है, इसलिए जो है किसी से बातचीत नहीं की गई। एकदम से जो है वो लाकर के नाम रख दिएगा द्रौपदी मुर्मू को, अपनी बताएगा कि अभी आदिवासी है। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि आदिवासी ये भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लगता है यशवंत सिन्हा जी को आखिरी समय में ये सवाल पूछ भी लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सवाल का जवाब दे, ये भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है कि आदिवासी प्रत्याशी। अब ये सवाल जवाब आया तो कुछ रास्ता खोलेगी रही। जी जी बिल्कुल। राहुल लाल जी, क्या थोड़ा सा चर्चा इससे आगे की करना चाहता हूं। आप वरिष्ठ जन हैं, आप हैं प्रोफेसर साहब हैं और साथ में धनंजय जी हैं। जरा समझना चाहता हूं, द्रौपदी मुर्मू को ला करके भाजपा ये कह रही है कि आदिवासी समुदाय से वो भी महिला को हम लोग बिठा रहे हैं और इसलिए द्रौपदी मुर्मू को जीत करके आना चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है, और इस सर्वोच्च पद पर आसीन होना चाहिए। लेकिन इसके बाद की राजनीति को किस रूप में आप देखते हैं? आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं, उनमें से कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासी ज्यादा है, यानी आदिवासी बहुल राज्य हैं। और क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक जो चला भाजपा की तरफ से जो चला गया है वो चुनावी खेल के हिसाब से है या देश की उन्नति, तरक्की और प्रगति के लिए भी है? इसका कोई विशेष संबंध नहीं है। अगर विशेष संबंध होता है, भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों से इतना ही प्रेम होता, तो फिर अगर हम लोग देखें कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था तो उस समय तो जब शुरुआत में बीजेपी की, जब अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी थी, तब तो वहां पर आदिवासी को ही मौका मिला था। लेकिन जब बाद में 2014 में एक तरह से मोदी जी का पदार्पण होता है, तो आप देखिए कि वहां पर किसको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो झारखंड में जब इनके पास सत्ता थी तो जो एक आदिवासी बहुल राज्य था, वहां पे एक आदिवासी मुख्यमंत्री लेकर भारतीय जनता पार्टी कहां आई थी। तो जहां पर वास्तविक रूप में शक्तियां उस जगह तो आप आदिवासी को नहीं बैठाना चाह रहे हैं। आप एक जरूर जो है कि टोकनिज्म का आप सहारा ले रहे हैं। आपको देखिए एक दंत विहीन, शक्ति विहीन एक राष्ट्रपति चाहिए आपको, और उस कोई ये आरोप न लगा दे कि आप दंत विहीन, शक्ति विहीन राष्ट्रपति बनाने की पूरे प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, आप संवैधानिक तंत्र को विफल करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो वैसे दृष्टि में आप एक टोकनिज्म करते हुए एक महिला आदिवासी को आप लेके आ गए। तो ये चीजें दुनिया समझ रही है। देखिए ऐसा नहीं है कि अभी बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि इसका गुजरात में बड़ा लाभ मिलेगा, वहां पे आदिवासी समुदाय है, वो आदिवासी समुदाय का वोट तो अब सीधे सीधे इन्हें प्राप्त हो गया। तो ये चीजें देखिए कहने के लिए अलग चीजें हैं, लेकिन इसका यथार्थ का स्तर पर नहीं होता है। क्योंकि देखिए
अगर ये एक्टिव, जिस तरह से यशवंत सिन्हा बात कर रहे हैं, अगर ये द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पे आती हैं और उसी प्रकार से एक्टिव राष्ट्रपति के रूप में होती है, जो संवैधानिक रूप में जिम्मेदारी है, तब तो फिर जरूर वो समुदाय मानेगा कि हाँ, एक सशक्त पद पे आपने जो है कि बैठाया है वहां पे। लेकिन क्या इस प्रकार से जो रबर स्टाम्प वाले राष्ट्रपति है, उससे कोई समुदाय अपने आप को महसूस करेगा मजबूत? हमें अभी भी याद है जगन्नाथ मंदिर में एक तरह से, देखिए हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय, महामहिम महोदय वहां पे गए हुए थे और वहां पे पंडित पुजारियों ने उनका विरोध कर दिया था। वहां पे दलित होने के नाते उनके साथ भेदभाव की स्थिति हो गई और उसके बावजूद भी कुछ विशेष कार्रवाई ना तो केंद्र सरकार की तरफ से हुई थी, न राष्ट्रपति भवन की तरफ से हुई थी। तो आप बताइए, अगर महामहिम के साथ अगर इस प्रकार की घटनाक्रम घटी इनके कार्यकाल में, तो ये आप दलितों की स्थिति को ये कमजोर करता है तो मजबूत करता है। स्पष्ट है कि इस पूरे घटनाक्रम के अगर सूचना से विश्लेषण करें तो वो तो दलितों की स्थिति को कमजोर ही कर रहा है कि दलित राष्ट्रपति भी बन जाए फिर भी उनके साथ भेदभाव की स्थिति, संभव स्थिति है ये। तो आप अगर एक तरह से कमजोर जब पदों को कमजोर करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार की चीजों को आप लाते हैं, तो दरअसल वो उस समुदाय को आप मजबूत नहीं कर रहे हैं, उस समुदाय में भी मैसेज चला जाता है, वो तो इसलिए इसका पॉलिटिकल लाभ तो ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात तो जरूर तय है कि बीजेपी आखिर, जो आपका प्रथम खंड में भी जो आप सवाल आप पूछ रहे थे कि आखिर खरीद फरोख्त तक की नौबत क्यों आ गई, तो देखिए आपने उसमें दो विकल्प दिया था। एक तो नेचर है भारतीय जनता पार्टी का कि वो कोई भी चुनाव होगी तो साम दाम धन भेद का प्रयोग करते हैं, लेकिन देखिए जेएमएम ने जब समर्थन की घोषणा की है तो जेएमएम के ही जो गैर आदिवासी विधायक है उसमें भी क्षोभ की स्थिति चल रही है और वहां से कुछ विरोध के स्वर भी उठे हैं। इसी प्रकार के कुछ स्वर हम लोग जो है कि देख रहे हैं जदयू की तरफ से भी आ रहा है, वहां पर भी जो है कि एक मत वाली स्थिति नहीं है। और हम लोग देख रहे हैं कि अगर शिवसेना के अंतर भी देख रहे हैं तो वहां पर भी सारे सांसदों में एक मत की स्थिति नहीं है। तो अलग अलग जगहों पर जरूर जो है कि ठीक है कि संख्या गणित जो है वो लग तो सभी हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है और संभवतः आसानी से चुनाव जो है वो जीत जाएगी बीजेपी। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं पहले खंड में भी कह रहा था कि बीजेपी 1% भी कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। अगर राष्ट्रपति यशवंत सिन्हा बन गए तो फिर तब तो फिर प्रधानमंत्री जो अभी अभय दे रहे अपने आप को मजबूत महाशक्तिशाली शेर को भी जो है कि क्रोधित जो दिखाना चाह रहे हैं अपने आप को, क्रोधित से हमारे राष्ट्रीय संकेत चिन्हों को बदल के, तो सबके ऊपर 1 मिनट में जो है कि ब्रेक लग जाएगा। वही नहीं कि हमारा संवैधानिक ढांचा कुछ इस तरह का बना हुआ है कि कोई भी एक संस्था अगर मजबूती से काम करना शुरू कर दे तो बाकी चेक एंड बैलेंस के प्रोसेस को भी ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं। तो वो दूसरी संवैधानिक संस्थाएं चेक एंड बैलेंस के प्रोसेस को भूल चूक से भी ना कर सके, उसके लिए आखिरी एक तरह से उपाय के रूप में मैं कह रहा हूं कि ये तमाम प्रयास हो रहे हैं। हाँ, बीजेपी प्रयास जरूर करेगी अगले विधानसभा चुनाव में किसका लाभ लेने के लिए, लेकिन बीजेपी अगर वहां पे चुनाव जीतती है तो हो सकता है कि आपको प्रोपेगेंडा मशीन सुना भी दे इस चीज को कि भाई हमने तो एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, उसका हमें लाभ मिल गया। लेकिन जमीनी स्थिति में वहां पर भी वोट पाने के उनके दूसरे कुछ तरीके होंगे, उन कारणों से अंततः बीजेपी को कहीं वोट मिलेगा। तो आज के समय में आप ना तो वो आदिवासी महिला राष्ट्रपति के कारण मिलेगा उनको आगे के विधानसभा चुनाव में, ना तो उनको जो है कि गुड गवर्नेंस के लिए मिलेगा। अगर वो उनको कहीं वोट मिलेगा तो वो केवल और केवल पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के लिए मिलेगा, वही उनकी एकमात्र उपलब्धि, दूसरी उनकी कोई उपलब्धि नहीं। जी, उपलब्धियों की बात है, लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये धर्म, समुदाय, जाति, इसके नाम पर वो राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा अटपटा नहीं लगता है? शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन आता हूं इसी सवाल के साथ। धनंजय कुमार जी, क्या कहेंगे? यहाँ जाति, धर्म, समुदाय, आदिवासी हैं, महिला हैं, इसीलिए या इनसे पहले एक दलित उम्मीदवार और दलित अब राष्ट्रपति, अब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, राष्ट्रपति पद पे अगर कोई विराजमान है तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए था। लेकिन जब आप कैंडिडेट के रूप में एक कैंडिडेचर जो जब सामने आता है तब से आप इसका विरोध भी नहीं करते। चलिए, आप नहीं कह रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं, तो दूसरों का विरोध यानी कि अपनी पार्टी का विरोध तो होना चाहिए। देखिए, जब नैतिकता की बात कर ही नहीं सकते, हम नैतिकता पूरी तरह से खारिज कर दी गई हो, तो वैसी स्थिति में हम कैसे बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव में या इतना ऊंचा संवैधानिक पद है, इसके चुनाव में हम जाति, धर्म या खरीद फरोख्त की बात न करें। और राजनीति तो हमेशा होती रही, इसमें कोई दो राय नहीं। आज कोई पहली बार राजनीति नहीं हो रही है। हालांकि इस बात पे अगर करें, ये आदिवासी लाए गए या ये इसके पहले दलित लाए गए या इसके पहले और आई, इसके पहले और आए, तो टोकनिज्म तो रहा। अब शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में अलग बात थी,
लोग अपनी नैतिकता को ध्यान में रखते थे और एक विचार विमर्श होता था कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए सबसे उत्तम व्यक्ति है। तो वो बात तो अब रही नहीं। अब बात ये आ गई है कि राष्ट्रपति पद से भी क्या लाभ लिया जा सकता है, राजनीतिक पार्टियां इस लेवल पे सोच रही हैं। और उसमें भी ये है कि जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री सिर्फ जो है एक सांसद के तौर पे या लोकसभा का जो है नेता के तौर पे नहीं है, प्रधानमंत्री जो है इस देश के राजा की तरह बिहेव कर रहा है कि जो है राजा जो कहे वही सबको मानना है, वो चाहे संविधान में जो लिखा हुआ है या कानून की किताबों में जो लिखा हुआ है उस पर अमल नहीं करना है। जो प्रधानमंत्री कहे उसी को समझना है, उसी को सोचना है, उसके संकेतों के अनुसार काम करना है। जब इस तरह का सोच लाके खड़ा कर दिया जाए सामने तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितने भी आपके विधायक हैं, जितने भी आपके सांसद हैं, जितने भी हमने जनप्रतिनिधि चुने, वो सब जो है वो हट जाते हैं उस जगह से और वो काम करने लगते हैं एक प्रधानमंत्री या कहिए कि जिस तरह से वो चलाना चाहते हैं पूरी व्यवस्था को वैसे चलने लगते हैं। चाहे वो ईडी सीबीआई का डर दिखा करके करें या पैसे का लोभ दे करके करें या किसी और तरीके से करें। तो जब ये किन प्रकार ये एजेंडा लेकर के आ गए हों, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं और पूरा का पूरा देखिए कि इनकी कोशिश बेसिकली ये है, जैसे राहुल लाल जी बोल रहे थे कि आदिवासी के आने से भी कोई बहुत वोट पे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा ही, और खास करके चुनाव जब गुजरात में है, गुजरात में बहुत रिस्क पे है बीजेपी। पिछले चुनाव में भी रिस्क पे थी बीजेपी और इस चुनाव में रिस्क बढ़ा है, क्योंकि अब जो है उनके सामने सिर्फ पोलराइजेशन के अलावा कुछ बचा नहीं है, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ बचा नहीं है। अब चूंकि मैं गुजरात से बहुत नजदीकी से जुड़ा हुआ नहीं, इसलिए तो नहीं बता सकता कि वहाँ पोलराइजेशन का हिंदू मुस्लिम का कितना असर है, लेकिन मुझे लगता है हिंदू मुसलमान पिछले 25-30 सालों से गुजरात देखता चला आ रहा है। तो मुझे लगता है एक तरह का खाना खा करके या एक तरह के माहौल में जी करके हर आदमी परेशान हो जाता है। तो मुझे लगता है गुजरात के नागरिक भी परेशान होंगे। और इस बार जो अभी बारिश हो रही है, अभी गुजरात में या महाराष्ट्र में जिस तरह से बारिश हो रही है और गुजरात में जिस तरह से सड़कों की हालत है कि हर जगह वाटर लॉगिंग है, जल जमाव है, वैसी स्थिति में कई मैंने वीडियो देखा जिसमें बीजेपी की गाड़ी जो है मोदी जी और शाह जी का पोस्टर लिए, एक बैनर लिए हुए चली जा रही है, और वो खड्डे वाली सड़क है। जो बिहार में आमतौर पर सड़कें देखी जाती है वो गुजरात में सड़क देखी जा रही है। बल्कि बिहार में चूंकि बारिश नहीं हुई, इसलिए बिहार की सड़कों की अभी जो है पोल पट्टी खुली नहीं है, कल पता नहीं क्या क्या यहाँ भी दिखाया जाएगा। तो विकास जो है वहाँ धराशायी है, नैतिकता धराशायी है, और मुझे लगता है पोलराइजेशन भी वहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ाया होगा। तो ये चाह रहे हैं, आपको याद होगा राजीव जी की एक जो है राहुल गांधी जी ने एक सभा की थी कुछ समय पहले, जिसमें आदिवासियों की सभा थी, आदिवासियों को संबोधित किया गया था, पूरे प्रदेश के जो आदिवासी थे गुजरात के। तो कहीं ना कहीं कुछ उसका भी असर है कि बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि इनके जो थिंक टैंक है, खास करके जो आरएसएस के लोग हैं, वो हर बिंदु पे बड़ा ध्यान देते हैं। और आदिवासी कल्याण परिषद नाम की इनकी संस्था है जो आदिवासियों के बीच में काम करती है, आरएसएस की संस्था। तो कहीं ना कहीं से कुछ फीडबैक उनके पास होगा कि अगर मुर्मू जी को बनाते हैं, अब देखिए इनके पास एक चक्कर है कि मुर्मू जी को बनाने के पीछे एक महिला है और जो है आदिवासी हैं। उसके अलावा अभी तक जो चुनाव प्रचार हुआ, जिस तरह से यशवंत सिन्हा एक सक्रिय तौर पे दिख रहे हैं और लग रहा है कि राष्ट्रपति जो है कैसा होना चाहिए, उनके मुकाबले जो है देखिए कि द्रौपदी मुर्मू जो है कहीं टिक नहीं पा रही, कुछ बोल नहीं पा रही। और बीजेपी ने जिस तरह से शिवसेना को जिस तरह से घुटने पे ला दिया है, और शिवसेना के सांसद कह रहे हैं कि हमको द्रौपदी मुर्मू जी के लिए वोट करना चाहिए। तो अगर बीजेपी नहीं भी उनसे मिलना चाहती है तो एक द्रौपदी मुर्मू का एक कर्तव्य था, क्योंकि वो जो है किसी पार्टी के तरफ से केवल नहीं है राष्ट्रपति जब बनेंगी वो, तो अगर उनको समर्थन करना चाह रहे हैं शिवसेना के लोग तो एक धन्यवाद भी भेज देते कि चलिए आप भी मुझे समर्थन दे रहे हैं, तो मुझमें आपको भी योग्यता दिखी, उसको उस तरह से ले सकते थे। लेकिन वो मंदिर जाने के अलावा या कहीं और भोज खाने के अलावा कुछ कर नहीं रही है। तो जो राष्ट्रपति के चुनाव से पहले दिखावे के लिए ही कुछ बेहतर नहीं कर पा रही हैं, आदिवासियों की सभा में ही चली जाती। अभी देखिए हिमांशु कुमार जी जो आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि 16 साल पहले कुछ साल पहले जो हत्या हुई थी 16 आदिवासियों की, उसके ऊपर एक याचिका डाली थी। अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा उनको ही सजा सुना दी कि 5 लाख रुपया जुर्माना भरिए, नहीं तो आप जो है
जेल जाइए। और उन्होंने हिमांशु कुमार जी ने कहा कि हम जेल जाने को तैयार हैं। तो एक तरफ जो है आदिवासियों के प्रतिनिधि के तौर पे द्रौपदी मुर्मू को आप सामने ला रहे हैं, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में आदिवासियों के लिए रमन सिंह सरकार में जो जुर्म हुए उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले एक व्यक्ति को आप जो है जेल में बंद करना चाहते हैं और उनकी बात को सुनना नहीं चाहते। बच्चे का हाथ काट दिया गया, 16 आदमी की हत्या कर दी गई और उसके लिए जो न्याय मांग रहा है पिछले 10-12 सालों से, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपने याचिका डाली है और आपको जो है 5 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। तो बताइए, मालिया जी को जुर्माना 2000 रुपये है और एक जो है जो अपना घर बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, आदिवासियों के लड़ रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके, उन पे जुर्माना 5 लाख रुपया। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था, अब न्याय के लिए आदमी कहाँ जाए? न्याय के लिए आखिरी रास्ता जो है या आखिरी मंजिल जो है सुप्रीम कोर्ट हुआ करती रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका डालने पर हमें दंडित किया जाएगा तो बताइए, अब याचिका भी ना डाले आदमी। तो ऐसी स्थिति जब कर दी गई हो तो द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी है इसलिए बनाना, तो वो खाली टोकनिज्म की राजनीति कर रही है बीजेपी। लेकिन ये राजनीति जो है मुझे लगता है देश का बेड़ा गर्क करेगी। और देश जिस हालत में है कि 80 रुपया, देखिए नोट गिर करके रुपए की कीमत कितना, मूल्यन कितना हो गया, 80 रुपए पे आ गया, 80 रुपए से नीचे जाने वाला है। और जैसा आपको पिछले अजय स्वामी जी अभी नहीं है, स्वामी जी ने कहा था कि 83 रुपए से अगर नीचे और चला गया, उसका मूल्यन हो गया तो हम जो है श्रीलंका वाली स्थिति में आ जाएंगे। मुझे लगता है शायद वैसी स्थिति ना भी आए तो एक बुरी स्थिति है, अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है। लेकिन क्या सरकार को कहीं इस बात की चिंता है? तो बताइए, बावजूद इसके अगर हिंदू मुसलमान को लेकर के या किन्हीं बातों को लेकर के बीजेपी के पक्ष में लोग खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, वो बोले जनता चुनाव नहीं कर रही है, हमारे प्रतिनिधि जिस तरह से खड़े हो रहे हैं या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वहां के मामले में, महाराष्ट्र के मामले में, वो सब मिलाकर के लग रहा है कि ये खरीद फरोख्त जैसा, जो तो ये तो छोटा है तो छुपा करके कर रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी दिख रही है कि सारी नैतिकता के इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। राजीव जी, बड़ी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो आप जी राहुल लाल जी देखिए, आदिवासी राजनीति पे जब अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू आता है कि जिस तरह से इन्होंने हिंदुत्व का मामला उठाया है, तो उससे एक तरह से आदिवासी समुदाय को ये जबरन ये कि हिंदू समूह में लाना चाह रहे हैं। और उसको लेकर अभी इसमें देश भर के आदिवासी समूह में भी बड़ी प्रतिक्रिया है कि वे एक तरफ अपने आप को एक इंडिपेंडेंट के रूप में देखते हैं, वो अपने आप को हिंदू समूह के रूप में नहीं देखते हो। तो ये देखिए, ये स्थिति है। वन अधिकार कानून 2006 को यह सरकार जिस तरह से लगातार कमजोर कर रही है, उससे लगातार ये मैसेज भी केंद्र सरकार को लेके जा रहा है कि जो जल जंगल जमीन जैसे जो मूलभूत मामले हैं हर जगह पे, चाहे आप देखिए झारखंड जाइए और चाहे जो है कि छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आप एक तरह से हम लोग अगर गुजरात में भी देखें तो हर तरफ जिस तरह से आदिवासियों के जमीनों को जो पूंजीपतियों को जिस तरह से दिया जा रहा है, उनके साथ ना तो उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्थाएं हो रही है, तमाम तरह की चीजें हो रही है। अभी हम लोगों ने देखा कि नर्मदा वाला एक तरह से नहर जो है कि वो खुला था, 24 आवर में ही जो है कि वो बांध भी टूट गया। वो सोचे कि विकास के किस प्रकार के कामकाज हो रहे थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो नाराजगी है, उस नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी केवल इस कारण से दूर नहीं कर रहेगी कि आप एक तरह से आदिवासी महिला को आप राष्ट्रपति बना रहे हैं, स्थितियां विकट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको कट्टर जो है कि वो ध्रुवीकरण का मामला उनको लेके आना पड़ता है। और जो वही जो है कि जरूर कह रहे थे यहाँ पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो है कि वो यशवंत सिन्हा जी को जो है कि उन्होंने खरीदने का प्रयास नहीं किया है, अमलेंदु साहब, वो देखिए वो बयान जरूर वो कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बताया हमें, यशवंत सिन्हा जी के संदर्भ में तो नहीं, कि हम लोग बड़ा प्रयास कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि गांधी परिवार के ऊपर पूरा दबाव डाला जाए कि नहीं आप गांधी परिवार से कांग्रेस मुक्त और एक युवा के रूप में, जब राजस्थान का प्रकरण नहीं हुआ था तब की बात थी ये कि सचिन पायलट को जो है कि एक तरह से कहीं कहीं कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। तो अगर सचिन पायलट कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते तो राहुल जी कल आपको मीडिया में न्यूज दिखता कि सचिन पायलट दल बल के साथ, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट दल बल के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो कांग्रेस की इससे बड़ी फजीहत कराने का एक बड़ा प्लान भी पूर्व के समय रहा था राजस्थान प्रकरण से पहले। तो बीजेपी इस प्रकार के नए नए फॉर्मूले जो है कि विपक्षी पार्टियों की फजीहत किस तरह से हो सके, उसके ऊपर जरूर वो काम करते रहती है। तो जरूर यहाँ पर अमलेंदु साहब ने बयान में बोला, लेकिन ये सब चीजें भी बीजेपी के फितरत में शामिल है।
यही कह रहे हैं। और विकास की जहां तक बात है तो आप सब देख ही रहे हैं कि विकास में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। देश का विकास किस गति से चल रहा है आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। चाहे हवाई अड्डों की बात हो, अभी अभी देवघर में एक हवाई अड्डा बना है, और उसके अलावा बुलेट ट्रेन की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो, सी प्लेन का जिक्र फिर से आएगा जब गुजरात चुनाव अभी सामने होगा, क्योंकि पिछले गुजरात चुनाव में हम लोगों ने सी प्लेन भी देखे थे और ऐसे भी बहुत सारे। लेकिन और साथ साथ एक विकास ये भी है इसी देश में कि 80 करोड़ लोगों को आप 5 रुपये माफ़ करें 5 किलो अनाज दे रहे हैं मुफ्त में, ये भी विकास ही है। 140 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन में से 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है, तो किस विकास की गाथा आप गा रहे हैं ये आपके सामने है। और जो जनता देख रही है, जो दोस्त साथी हमारे शुभचिंतक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि देश में विकास की गति कितनी तेज है। और उसके नाम पर कि विकास तो हो रहा है ना, उसके नाम पर पेट्रोल डीजल की कीमत हो, चाहे बिल्कुल आ रहा हूं, और चाहे गैस की कीमत हो या बेरोजगारी की बात हो, हर चीज को विकास की चादर से ढकने की जो कोशिश हो रही है वो आखिर कब तक होती रहेगी, ये समझने की जरूरत है। आप तमाम लोग समझदार हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ जोड़ना चाहते हैं हमारे साथी धनंजय कुमार जी। जी धनंजय जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये आदिवासी प्रकरण पे कि देखिए कि आदिवासी किस तरह से सोच रहे हैं जनता के तौर पे। तो जनता भले नाराज हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जल जमीन और जंगल की लड़ाई तो लंबे समय से चल रही है और उसकी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है आदिवासियों को। और हमने इसलिए हिमांशु कुमार जी का जिक्र किया जिन्होंने छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं आदिवासियों के लिए। लेकिन आप देखिए कि जो आदिवासी का सबसे बड़ा स्टेट है झारखंड, उस स्टेट की झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा बेसिकली आदिवासियों की लड़ाई के लिए ही पार्टी बनी थी। और आदिवासियों की लड़ाई के लिए पार्टी बनने के बाद वो पार्टी, छोड़ दीजिए बीजेपी ने क्या किया, किसको हटा करके किसको बनाया, लेकिन आदिवासियों के लिए लड़ने वाली पार्टी आज कह रही है कि द्रौपदी मुर्मू जी को हम वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को वोट नहीं दे रहे हैं, वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि उनकी सरकार गिरा दी जाएगी। कि कांग्रेस, बताइए वहां कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, और कांग्रेस की सरकार जो है, कांग्रेस जो है वो सपोर्ट कर रही है यशवंत सिन्हा को। यशवंत सिन्हा भी उसी प्रदेश के हैं, झारखंड के ही यशवंत सिन्हा है, लेकिन उनको वोट देने की बात नहीं कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो सारे लीग से हट करके वो आदिवासी के लिए वोट नहीं करने जा रही, वो वोट करने जा रही है ईडी से डर है या सरकार गिराए जाने से डर है। तो जनता भले वोट करती है, अपनी पसंद से किसी व्यक्ति को वोट देती है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो है जनता के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा दुखद पक्ष है इस लोकतंत्र का। और वो चल रहे हैं, वो ईडी से चल रहे हैं या खरीद फरोख्त से चल रहे हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव तक खरीद फरोख्त पहुंच गया है। मुखिया के चुनाव से लेकर के, मुखिया जो है खरीदा जा रहा था, मुखिया से लेकर के राष्ट्रपति तक खरीदे जा रहे हैं। तो क्या कोई बचा? अब तो एक ही बचा कि राष्ट्रपति का चुनाव समझिए। यशवंत सिन्हा की जो इन्होंने बात की हमारे साथी अमलेंदु जी ने, कि उन्हीं को ऑफर देकर के बिठा दिया जाता। आम चुनाव में होता है कि निर्दलीय अगर कोई खड़ा हो गया या छोटी पार्टी से खड़ा हुआ तो उसको खरीद लिया जाता कि यार तुम कहाँ इस समय खड़े होगा, बैठ जाओ, इतना पैसा ले लो, और पैसा लेके बैठ जाते हैं। तो समझिए कि जो कहा इन्होंने, ममता बनर्जी ने, कि अगर द्रौपदी मुर्मू को लेकर के बीजेपी आती पहले तो शायद हम यशवंत सिन्हा को खड़ा नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति ये बता रही है कि किस तरह से। हालांकि यशवंत सिन्हा का मुझे बड़ा अच्छा लगा था इंटरव्यू जब उन्होंने दिया था, सम्मेलन किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर लोग कह रहे हैं कि आप दूसरे या तीसरे पसंद के उम्मीदवार हो, तो अगर मैं 10वें पसंद का भी उम्मीदवार होता तो भी मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता। देखिए, यशवंत सिन्हा को खरीदना आसान काम नहीं है, ये बीजेपी जानती है। क्योंकि यशवंत सिन्हा जब कलेक्टर थे तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे लोगों को दौड़ा लिया था और उनकी बात नहीं मानी थी, और इस्तीफा जो है मुंह पे फेंक दिया था, ये लो पकड़ो इस्तीफा, मुझे नहीं करना है। और उन्होंने कह के बताया था कि आप जो है, आप IAS नहीं बन सकते हो, कलेक्टर नहीं बन सकते हो, मैं मंत्री बन सकता हूँ। और ये संजोग देखिए कि यशवंत सिन्हा जो है वित्त मंत्री रहे और क्या नहीं रहे वो। तो यशवंत सिन्हा एक जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं। हालांकि उनका इतिहास जो है बड़ा अलग अलग पार्टियों में गए और ढुलमुल थोड़ा रहा, लेकिन यशवंत सिन्हा को मैं आज की तारीख में
जो तमाम बड़े आज नेता जाने जाते हैं उससे बेहतर नेता हैं। और मुझे लगता है यशवंत सिन्हा इस नैतिकता, भयंकर नैतिकता जो बुरी हालत में है, उसमें एक रोशनी की तरह। जी राजीव जी, बिल्कुल रोशनी की तरह हैं, लेकिन क्या यशवंत सिन्हा इस सर्वोच्च पद पर विराजमान होंगे, ये बड़ा सवाल है, बहुत बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, क्योंकि सब कुछ जो है इस वक्त द्रौपदी मुर्मू के साथ दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, और इन सब के बीच आप याद कीजिए कि अब से कुछ दिनों पहले तक या कुछ महीने पहले तक चर्चा सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति में ईवीएम की होती थी, लेकिन अब ईवीएम से बात बढ़कर ईडी तक पहुंच गई है। यानी कि अब सरकारें बनाने और गिराने में ईडी का बहुत बड़ा योगदान रह रहा है, और आने वाले समय में क्या ईडी, सीबीआई, आईटी, ईवीएम, इन तमाम बैसाखियों के सहारे ही सरकारें बनेंगी? एक बड़ा सवाल, और इस सवाल के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी बातें हम करेंगे। जब ईवीएम की बात होगी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो बात होती है, जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की यानी जनप्रतिनिधियों की बात होती है, जो हमारे साथी धनंजय कुमार जी कह भी रहे थे, जब बात होती है तो फिर वोट देके आप किसी और को आते हैं, जीतता कोई और है, और अगर आपके पसंद का आदमी जीत गया तो कल किसी और खेमे में नजर आता है। तो क्या ऐसे चलेगा हमारा देश? एक बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद देता हूं राहुल लाल जी, धनंजय कुमार जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में दो और साथी जुड़े हुए थे हमारे, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और साथ में एक साथी और थे जो भावेश चंद्र जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे साथी लगातार अपनी बात रख रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि राजीव सर, विकास की गति नहीं, विकास की गंगा बह रही है, वह भी गंदी। राम की गंगा मैली हो गई बीजेपी के पाप धोते धोते। और इधर राम नारायण मेघवाल जी कह रहे हैं कि श्रीलंका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद अब अडानी के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर गई है। शकील अहमद जी कह रहे हैं कि धनंजय जी और राहुल जी बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। थैंक्स राजीव जी टू ब्रिंग देम ऑन डीबी लाइव। आपको धन्यवाद शकील भाई कि आप जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। आप तमाम साथी। सतीश शर्मा जी कह रहे हैं सही लिखा है ओम प्रकाश तिवारी जी, जो मैं भी पढ़ रहा था उसको एंडोर्स कर रहे हैं सतीश शर्मा जी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि क्या चारा चोर असंसदीय शब्द नहीं माना जाएगा? नीतीश कुमार जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे असंसदीय शब्द अभी आएंगे। चोर शब्द जो है वो असंसदीय है, तो उसके साथ चारा भी जुड़ सकता है, शायद हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो सही हो। नियाज अहमद हैं, कह रहे हैं धनंजय सर ने बता दिया कि यशवंत जी क्यों जरूरत है देश के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रीतम दुग्गल जी हैं जो कह रहे हैं राजीव जी, यशवंत सिन्हा जी ने जो बात कही है उस पर विश्वास नहीं करने का कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस पर विश्वास नहीं करने का कोई शक नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा भी एक फर्ज है कि एक सवाल सबके सामने रखें कि जो कहा जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है, बहुत गंभीर आरोप है खरीद फरोख्त का, क्या ऐसा हो सकता है? और पिछले 1.5 घंटे में हम लोग इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होने जा रहे किसी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में खरीद फरोख्त हो तो इससे दुखद इस लोकतंत्र का, हमारे देश का और कुछ नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीतम दुग्गल जी, आपकी बातों में 100% दम है, बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूं। सतीश शर्मा जी कह रहे हैं राहुल लाल जी नमस्कार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनोज कुमार हैं, कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा जुझारू प्रवृत्ति के नेता हैं और सबसे बड़ी बात है कि संविधान के अनुसार चलने वाले हैं, इनका जीतना देश के हित में है। बनवारी मीना कह रहे हैं चंदा चोर गरीब लोगों की खैर। बनवारी मीना जी असंसदीय शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि अब तो कई सारे असंसदीय शब्द आ गए हैं। और रहीसुद्दीन सैफी हैं हमारे साथ में,
जो कह रहे हैं कि मैं देश के एमपी और एमएलए से निवेदन करता हूं कि यशवंत सिन्हा जी को वोट करें, धन्यवाद। और अब्दुल कायूम हैं जो कह रहे हैं हेलो। रूपराम गोरवाल जी कह रहे हैं राजीव जी आप पत्रकारों ने नमस्ते सच्चाई की चर्चा करते हो, बहुत धन्यवाद आपको। जावेद इकबाल भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप न सिर्फ देखते हैं बल्कि आप सराहते हैं, और ज्वाइन बटन के बारे में भी आप लिख रहे थे, बात कर रहे थे, तो बहुत शुक्रिया। जो साथी जुड़ सकते हैं जुड़िए बिल्कुल। अरविंद सिंह यादव कह रहे हैं वेरी गुड डिबेट। जावेद इकबाल खान कह रहे हैं कि भाजपा आज पैसे के बल पर देश पर हर जगह चुनाव को जीतना चाहती है, पूरे देश के लोगों की जिंदगी में तनाव पैदा कर दिया, हमारे आपके बच्चे अपना जीवन सही तरह से जी नहीं पा रहे हैं। और सुंदरलाल दहरवाल कह रहे हैं बहुत सटीक डिबेट हुई, बहुत धन्यवाद सुंदरलाल जी। हरौल अलमेडा कह रहे हैं कुवैत से गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट। और जावेद इकबाल जी कह रहे हैं यशवंत जी से बीजेपी को खतरा है, इसलिए वो इनको रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगी, बहुत सही कह रहे हैं आप। गुड नाइट कह रहे हैं अयूब खान। और प्रमोद मनकर कह रहे हैं यशवंत सिन्हा जीतते हैं तो भारत के लोकतंत्र में माइलस्टोन साबित होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज क्या जागेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त तो सब कुछ द्रौपदी मुर्मू की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और गुड नाइट कह रहे हैं कायम। और सैयद अब्दुल मुगनी कह रहे हैं मैं सरकार चलाने में आजकल ईडी होती इलेक्शन, बहुत सही कह रहे हैं। बनवारी मीना भी हमारे साथ, जावेद इकबाल खान भी हैं। यशवंत सिन्हा भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे और 2024 भाजपा की विदाई हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारे साथी जुड़े रहे, अपनी बात अपने विचार लिखते रहे, रखते रहे। थैंक्स कह रहे हैं नियाज अहमद, आपको भी थैंक्स। और साथ में बनवारी मीना शुभ रात्रि कह रहे हैं। शाकिर साजदा भी है, शहजादा हेलो कह रहे हैं। अख्तर राशिद भी हैं हमारे साथ में, शाकिर शहजादा हेलो। तो दोस्तों अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही खबरों के साथ, और साथ में ऐसे ही वरिष्ठ पैनलिस्ट दोस्तों के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।